तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज से हम एक नए सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आपके 4 सेमेस्टर बीटेक सीएसई एंड सीएसआईटी ब्रांच दोनों ब्रांच के लिए कॉमन सब्जेक्ट पढ़ना है, जिस सब्जेक्ट का नाम है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। ठीक है। और आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग पहले यूनिट को बहुत अच्छी तरीके से कवर अप करेंगे। पांचों यूनिट के सिलेबस आपके इंटरफेस पर नजर आ रहे हैं, आप इनको देख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपने हमारे अलग अलग सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो जरूर एक्सेस करिएगा। प्लेलिस्ट का जो सेक्शन है वो बना हुआ है हमारे चैनल पे, आप वहां पे क्लिक करेंगे तो आपको अलग अलग सब्जेक्ट के रिगार्डिंग प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है। इस प्लेलिस्ट को भी अपना सपोर्ट और प्यार दिखाइए ताकि और भी बेहतर से बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए मुझे मोटिवेशन मिले। और आज हम लोग यूनिट नंबर 1 को कंप्लीट आज ही के वीडियो सीरीज के अंदर यानी इसी वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करेंगे। और वन शॉट वीडियो के माध्यम से आपको चीजें प्रोवाइड की जा रही है जिससे कि आप अपने तैयारी को काफी कम समय में बेहतर तरीके से कर पाए। ठीक है। एक एक लाइन एक एक पॉइंट को बहुत अच्छी तरीके से मैं समझाऊंगा। आपका काम है कि आप अच्छी तरीके से जो नोट्स हैं उनको प्रिपेयर करते चलिए। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप इस सिलेबस को देखिए। इसका सबसे पहला आपका टॉपिक है जो कि आपका है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। क्या होता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर? तो यहाँ पे कह रहा है कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर रिफर्स टू द फंक्शनल बिहेवियर ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम एज व्यू बाय द प्रोग्रामर। यानी जो आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर होता है वो एक फंक्शनल जो आपका बिहेवियर होता है उसको रिफर करता है जो कि कंप्यूटर सिस्टम के लिए, और ये किसके द्वारा देखे जाते हैं? प्रोग्रामर के द्वारा। ठीक है। अब इनके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं? तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि आपका इंस्ट्रक्शन सेट आता है, एड्रेसिंग मोड्स आते हैं, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन आता है, इनपुट आउटपुट मैकेनिज्म आते हैं। ठीक है। तो ये तो हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर था। अब कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? तो कह रहा है कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन रिफर्स टू द ऑपरेशनल स्ट्रक्चर एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सिस्टम। यानी ये जो है ये एक ऑपरेशनल स्ट्रक्चर है, यानी जिसके अंदर अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं कंप्यूटर के अंदर और ये इंप्लीमेंट होते हैं सिस्टम के अंदर। ठीक है। अब इनके अंदर कौन कौन सी चीजें आती है? तो इनके अंदर हार्डवेयर का डिटेल आता है, कंट्रोल सिग्नल्स आते हैं, इंटरफेसेस आते हैं, टेक्नोलॉजी कौन कौन सी यूज होंगी, ये सारी चीजें आती हैं। अब आते हैं बेसिक स्ट्रक्चर, यानी एक डेस्कटॉप जो कंप्यूटर है उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन कौन सी चीजें उसमें होती हैं। तो आपने भी देखा होगा कि इसमें सबसे पहले आपका इनपुट होता है, इनपुट यूनिट होता है जो कि आपका सीपीयू, माउस, कीबोर्ड, यानी कीबोर्ड, ये सारी चीजें इनपुट डिवाइसेस हैं। इनपुट डिवाइस के बाद आपका जो है सीपीयू होता है, उसके बाद आपका मेमोरी यूनिट होता है। क्लियर है? एंड देन लास्ट में आपका आउटपुट यूनिट होता है जो कि हमें लास्ट में देखने को मिलता है। ठीक है। तो मेन कंपोनेंट्स की हम बात करें तो इनपुट यूनिट की हम बात करते हैं तो इट इज यूज टू एंटर डेटा इनटू द कंप्यूटर। यानी इनका हम यूज करते हैं डेटा को एंटर करने के लिए कंप्यूटर के अंदर। जैसे एग्जांपल की बात करें, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर आपने देखा होगा, है कि नहीं? जब भी हम किसी सुपरमार्केट के अंदर जाते हैं तो जो भी हम प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो स्कैन किया जाता है उनको, जिससे कि प्राइस जो है वो ऑटोमेटिकली सिस्टम के अंदर प्रिडिक्ट होकर नजर आ जाती है। ठीक है। दूसरा हमारा आता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। आपको पता है कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है? सीपीयू होता है। ठीक है। और ये परफॉर्म करता है किसको भाई? अर्थमेटिक ऑपरेशंस को, यानी जो भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी चीजें हैं ये अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। लॉजिकल ऑपरेशंस भी इसके अंदर परफॉर्म होते हैं, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन भी इसके अंदर होता है। अब जो आपका सीपीयू है ये कौन कौन सी चीजों को कैरी करता है? तो सीपीयू जो है वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी एलयू इसके अंदर होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, रजिस्टर होता है। क्लियर है? अगला हमारा आता है मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी यूनिट जो है वो स्टोर करता है किस किस चीज को स्टोर करता है भाई? डेटा को स्टोर करता है, इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है, रिजल्ट को स्टोर करता है। अगर हम मेमोरी यूनिट की बात करें तो दो प्रकार के मेमोरी यूनिट होता है। पहला आपका होता है प्राइमरी मेमोरी, दूसरा होता है आपका सेकेंडरी मेमोरी। क्लियर है? अब आपका आता है आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट जो है वो डिस्प्ले करता है जो आपके प्रोसेस रिजल्ट होते हैं जो कि हमें देखने को मिलते हैं, जिससे कि हम समझ पाते हैं कि एग्जैक्टली चीजें क्या हो रही हैं। अब इसके अंदर मॉनिटर आता है जिसपे हमें हमें हमारा जो स्क्रीन होता है, स्क्रीन पे चीजें हमें नजर आती हैं। प्रिंटर के माध्यम से हम चीजों को एक्सेस करते हैं या फिर इसकी स्पीकर के माध्यम से हम चीजों को सुनते हैं। तो ये सारे आउटपुट यूनिट के अंदर आएंगे। क्लियर हुआ? चलिए, यहां तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अगला हमारा है सीपीयू का ऑर्गेनाइजेशन। तो आप देख सकते हैं ये सीपीयू है, आपको इसको अच्छी तरीके से डॉटेड लाइन ना देके आपको स्ट्रेट लाइन में अच्छी तरीके से ब्लॉक वाइज सारी चीजों को बना लेना है। तो सीपीयू जो कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट आपका जो है सीपीयू के अंदर रहता है। उसके बाद इसके अंदर आपका एलयू है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और रजिस्टर्स होते हैं। क्लियर है? अब आता है आपका जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो कह रहा है कि रजिस्टर्स आर स्मॉल एंड हाई स्पीड स्टोरेज लोकेशन इनसाइड सीपीयू। यानी जो आपका रजिस्टर होता है वो छोटा और साथ ही साथ हाई स्पीड स्टोरेज लोकेशन
होता है, जो किसके अंदर इंक्लूड होता है भाई, किसके इनसाइड होता है, सीपीयू के अंदर होता है, ठीक है। अब ये किन किन चीजों को स्टोर करता है, तो ये डेटा को स्टोर करता है, एड्रेसेस को स्टोर करता है, इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है, ठीक है। अब कॉमन रजिस्टर्स की हम बात करें तो रजिस्टर्स आपके लेफ्ट साइड में दिए गए हैं और उनका फंक्शन दिया गया है। जैसे हम पीसी की बात करें तो ये होल्ड करता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एड्रेस को, यानी जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमें मिलता है, कंप्यूटर को जो मिलता है वो आपका होता है। आईआर जो होता है वो होल्ड करता है जो आपका करंट इंस्ट्रक्शन होता है उसको। एमएआर जो होता है वो होल्ड करता है मेमोरी एड्रेस को। एमबीआर जो है वो होल्ड करता है डेटा को जो मेमोरी से मिलती है। एसी जो है वो एक्यूमुलेटर रजिस्टर होता है और एसपी आपका स्टैक पॉइंटर होता है जो पॉइंट करता है, ठीक है ना। चलिए अब आता है हमारा मेमोरी रजिस्टर, क्या होता है भाई, तो यहाँ पे आपके दो प्रकार के मैंने बताए थे पहले ही आपको, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर एमएआर, जिसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ध्यान देना है। तो ये स्टोर करता है डेटा को मेमोरी के लोकेशन, यानी जहां पे मेमोरी स्टोर है, यानी जहां पे डेटा स्टोर होता है उसका कुछ लोकेशन होगा, उस मेमोरी का कुछ एड्रेस होगा। जैसे मेमोरी एड्रेस रजिस्टर आपका मान लीजिए 2050 है, यानी 2050 है, तो ये उसका एड्रेस है जहां पे चीजें स्टोर होकर रखी हुई हैं। दूसरा आपका आता है मेमोरी डेटा रजिस्टर, जिसे हम लोग एमडीआर कहते हैं। तो ये स्टोर करता है डेटा को जो ट्रांसफर्ड होते हैं टू फॉर्म मेमोरी, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेमोरी डेटा रजिस्टर है और हमको इसको मेमोरी और 2050 के अंदर चीजों को स्टोर करना है, उनसे एक्सेस करना है चीजों को, तो ये चीजें उसके अंदर काम आती हैं। अगला हमारा आता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, जिसे हम लोग आईआर कहते हैं। तो ये स्टोर करता है जो भी आपके करंटली एग्जीक्यूटेड इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो करंट वे में काम करते हैं, उनको स्टोर करने का काम करता है। जैसे आपका एग्जांपल है आईआर इंस्ट्रक्शन, ठीक है। फंक्शन ये क्या करता है, डिकोड करता है इंस्ट्रक्शन को, यानी जो भी लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको डिकोड करता है, सेंड करता है सिग्नल को टू द कंट्रोल यूनिट, यानी कंट्रोल यूनिट तक सिग्नल को पहुंचाता है, ठीक है। चलिए अगला हमारा आता है कंट्रोल वर्ड, क्या होता है भाई, तो कह रहा है कंट्रोल वर्ड इज अ बाइनरी वर्ड यूज्ड टू जनरेट कंट्रोल सिग्नल्स, यानी कंट्रोल वर्ड जो है वो एक प्रकार का बाइनरी वर्ड है जिनका यूज किया जाता है जनरेट करने के लिए कंट्रोल सिग्नल्स को। ये किन किन चीजों को कंट्रोल करता है, तो ये रजिस्टर ट्रांसफर जो होता है उनको कंट्रोल करता है, एएलयू ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है, मेमोरी ऑपरेशंस को, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हर एक बिट जो है वो रिप्रेजेंटेट कर रहा है एक कंट्रोल सिग्नल को, क्लियर है। चलिए अब हमारा आता है स्टैक ऑर्गेनाइजेशन, क्या होता है भाई, तो स्टैक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके सामने पॉइंट्स दिख रहे होंगे। पहला आपका आता है स्टैक, और मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने स्टैक को पढ़ा होगा डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट के अंदर। तो स्टैक एक प्रकार का लास्ट इन फर्स्ट आउट मेमोरी स्ट्रक्चर्ड है। इसके अंदर दो ऑपरेशंस होते हैं, पहला ऑपरेशन होता है पुश, दूसरा होता है पॉप, यानी अगर एलिमेंट को ऐड करना है तो पुश ऑपरेशन होगा, अगर डिलीट करना है तो पॉप ऑपरेशन होगा, ठीक है। तो पुश ऑपरेशन वही आपका दिया हुआ है कि ऐड एलिमेंट टू स्टैक, जैसे कि आपका स्टैक पॉइंटर, आपका स्टैक पॉइंटर -1 होगा और स्टैक पॉइंटर में आपका डेटा मिलेगा, ठीक है। पॉप ऑपरेशन में क्या होता है, हम रिमूव करते हैं टॉप एलिमेंट को। कहाँ कहाँ यूज होता है, तो फंक्शनल कॉन के अंदर हम स्टैक का यूज करते हैं, एक्सप्रेशन के इवोल्यूशन के अंदर इसका यूज करते हैं, और रिकर्सन जो टेक्निक होते हैं उनके अंदर भी हम स्टैक का यूज करते हैं, क्लियर है। अब आता है हमारा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, कह रहा है कि इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट डिफाइंस अरेंजमेंट ऑफ बिट्स इन इंस्ट्रक्शन, यानी जो आपका इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है वो डिफाइन करता है जो भी आपके अरेंजमेंट होते हैं बिट्स के इंस्ट्रक्शन के अंदर उनको। जनरल फॉर्मेट की बात करें तो तीन चीजें इसके अंदर होती हैं, ओपी कोड होता है, एड्रेस होता है, मोड होता है, ठीक है। तो फील्ड की बात करें तो ओपी कोड आपका दिया है, ये स्पेसिफाई करता है ऑपरेशंस को, जैसे कि आपका ऐड, सबस्ट्रैक्ट, मूव। एड्रेस फील्ड जो होता है वो कंटेन करता है ऑपरेंड के एड्रेसेस को। मोड फील्ड जो है वो स्पेसिफाई करता है एड्रेसिंग मोड को, क्लियर है। चलिए अगला हमारा आता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिससे हम लोग एलयू बोलते हैं। तो यहाँ पे जो एलयू है वो दो प्रकार की चीजों को परफॉर्म करता है, अर्थमेटिक ऑपरेशंस को और लॉजिकल ऑपरेशंस को। अर्थमेटिक ऑपरेशंस में आपके एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आते हैं, और लॉजिकल ऑपरेशंस में आपके एंड, और, नॉट, एक्सऑर, ये सारे ऑपरेशंस आते हैं, ठीक है। चलिए अब आता है आपका इनपुट आउटपुट सिस्टम, कह रहा है कि इनपुट आउटपुट मींस इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी हमने बताया कि आईओ का मतलब क्या होता है, इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, एंड ये यूज होता है कम्युनिकेशन के लिए बिटवीन द कंप्यूटर एंड द एक्सटर्नल डिवाइसेस, ठीक है। अगर हम टाइप की बात करें इनपुट आउटपुट डिवाइस की, तो दो प्रकार की चीजें हैं यहाँ पे, पहला आपका इनपुट डिवाइस है, दूसरा आपका आउटपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस में वही है, कीबोर्ड है, माउस है, आउटपुट में आपका प्रिंटर एंड मॉनिटर है, ठीक है। अब आता है कि आपका इनपुट आउटपुट इंटरफेस, तो ये एक ब्रिज की तरह काम करता है। किनके बीच का ब्रिज का ये काम करता है, ये सीपीयू और डिवाइस के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, यानी दोनों को कनेक्ट करता है, और इसका फंक्शन है डेटा को ट्रांसफर करना, डिवाइस को कंट्रोल करना, सिंक्रोनाइजेशन करना, ठीक है।
अब हमारा आता है बस स्ट्रक्चर। क्या होता है भाई बस स्ट्रक्चर? तो कह रहा है कि बस इज अ कम्युनिकेशन पाथवे यूज टू ट्रांसफर डेटा, यानी बस जो है एक प्रकार का कम्युनिकेशन पाथवे है जिनका हम यूज करते हैं ट्रांसफर करने के लिए डेटा को। टाइप ऑफ बसेस की बात करें तो आपके पास डेटा बस होता है, एड्रेस बस होता है, कंट्रोल बस होता है। डेटा बस ट्रांसफर करता है डेटा को, एड्रेस बस जो है वो ट्रांसफर करता है एड्रेसेस को, और कंट्रोल बस जो है वो ट्रांसफर करता है कंट्रोल सिग्नल्स को। ठीक है, अब यहाँ पे डेटा बस दिया हुआ है जो कि आपका एक बाई डायरेक्शनल होता है, जैसे कि आपका सीपीयू और मेमोरी के बीच में जो डाटा का ट्रांसमिशन होता है वो होता रहता है। और एड्रेस बस जो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी सीपीयू से मेमोरी तक ही चीजें जो है वो ट्रांसफर हो पाएंगी, अपोजिट डायरेक्शन यहाँ पे फुलफिल नहीं हो पाता। कंट्रोल बस जो है वो कैरी करता है रीड सिग्नल को, यानी सिग्नल को क्या कर सकता है वो रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, और या फिर इंटरप्ट भी कर सकता है। अब हमारा आता है सीपीयू एंड मेमोरी कनेक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर में आपको सीपीयू दिख रहा होगा, मिडिल में आपका बस है, और यहाँ पे जो आपका बॉटम में जो है वो आपका मेमोरी है। ठीक है, तो ये चीजें आपस में कनेक्टिविटी पे काम करती हैं। सीपीयू जो है वो कम्युनिकेट करता है किसके साथ? मेमोरी के साथ, थ्रू द एड्रेस बस के द्वारा, डेटाबेस के द्वारा, और कंट्रोल बस के द्वारा। क्लियर है? चलिए, अब हमारा आता है प्रोग्राम काउंटर, जिसे हम लोग पीसी कहते हैं। तो प्रोग्राम काउंटर जो है वो स्टोर करता है एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को, यानी जो भी आपके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको क्या करता है? स्टोर करने का काम करता है। जैसे एग्जांपल दिया है, मान लीजिए प्रोग्राम काउंटर आपका 2050 दिया हुआ है, तो आफ्टर द एग्जीक्यूशन आपका जो प्रोग्राम काउंटर होगा, प्रोग्राम काउंटर +1 हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा आता है रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज, आरटीएल जिसे हम लोग बोलते हैं। तो आरटीएल एक प्रकार का सिंबॉलिक लैंग्वेज होता है जिनका यूज किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए डेटा के ट्रांसफर को। ठीक है, यानी डेटा ट्रांसफर कैसे हो रहा है उनके लिए इसका यूज होता है। जैसे मान लीजिए डेटा आपका R1 R2 से जो है R1 में ट्रांसफर हो रहा है, यानी ट्रांसफर द कंटेंट ऑफ R2 इंटू R1, यानी R2 का कंटेंट R1 में ट्रांसफर हो रहा है। रजिस्टर ट्रांसफर की बात करें तो ये ट्रांसफर करता है डेटा को बिटवीन द रजिस्टर, यानी रजिस्टर के बीच में। जैसे कि आप देख सकते हैं R1 R2 में डेटा का ट्रांसमिशन हो रहा है। बस ट्रांसफर की बात करें तो बस ट्रांसफर जो है वो डेटा अमॉन्ग रजिस्टर, यानी डेटा रजिस्टर के द्वारा। जैसे एग्जांपल दिया है, बस आपका जो है R1 बस, और यहाँ पे बस जो है वो R2 बन गया है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अगला हमारा आता है मेमोरी ट्रांसफर। क्या होता है भाई मेमोरी ट्रांसफर? तो ये रीड ऑपरेशन करता है। जैसे डीआर आपका दिया है तो MAR है। ठीक है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। तो मीनिंग इसका ये है कि जो डेटा है फ्रॉम द मेमोरी गोज टू द डेटा रजिस्टर, यानी जो डेटा मेमोरी से निकल के आ रहा है वो कहाँ पे जा रहा है? वो डेटा रजिस्टर में जा रहा है। ठीक है, राइट ऑपरेशन की बात करें तो आपका ये फॉर्मेशन दिया है, इसका मतलब ये है कि जो डेटा रजिस्टर है वो कंटेन करता है स्टोर्ड जो आपका है मेमोरी के अंदर उनको। ठीक है, चलिए, अब हमारा आता है एड्रेसिंग मोड्स। क्या होते हैं एड्रेसिंग मोड्स भाई? तो आपके सामने मेंशन किया गया है। तो एड्रेसिंग मोड जो है वो स्पेसिफाई करता है कि आखिर कैसे ऑपरेंड जो है वो एक्सेस्ड होंगे। ठीक है, अगर हम टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड्स की बात करें, कितने प्रकार के एड्रेसिंग मोड्स होते हैं, तो आपके सामने लगभग 6 एड्रेसिंग मोड्स यहाँ पे दिख रहे होंगे। पहला आपका है इमीडिएट, जो ऑपरेंड इनसाइड इंस्ट्रक्शन, यानी इंस्ट्रक्शन के इनसाइड में होते हैं। डायरेक्ट जो है वो एड्रेस को जो है एड्रेस गिवन डायरेक्टली, यानी डायरेक्टली एड्रेस को प्रोवाइड करता है ये। इनडायरेक्ट जो है वो एड्रेस को स्टोर करता है मेमोरी के अंदर। रजिस्टर ऑपरेंड इन रजिस्टर, रजिस्टर इनडायरेक्ट, इसका मतलब ये कि जो रजिस्टर है वो कंटेन कर रहा है एड्रेस को। इंडेक्स्ड यानी एड्रेस प्लस इंडेक्स रजिस्टर। क्लियर है? चलिए, अब यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे फॉर्मेशन एग्जांपल के साथ दिए गए हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इमीडिएट एड्रेसिंग है, जैसे कि आपका मूव R1, यानी R1 को मूव किया गया तो ऑपरेंड इक्वल टू 25 हो गया। डायरेक्ट एड्रेसिंग मूव R1 2000, तो यहाँ पे डेटा जो है वो स्टोर हो रहा है एट द एड्रेस ऑफ 2000। ठीक है, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में आपका मूव R1 2000, तो मेमोरी लोकेशन जो कंटेंट कर रहा है एक्चुअल एड्रेसेस को। रजिस्टर्ड एड्रेसिंग, जैसे कि आपका ऐड है R1 R2, इसका मतलब क्या है कि R1 R2 आपस में क्या होगा? ऐड होगा। रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग की बात करें, मूव R1 R2, यानी R2 जो है वो कंटेन करेगा केवल मेमोरी के एड्रेस को। ठीक है, इंडेक्स एड्रेसिंग की बात करें तो आपका एफिशिएंट एड्रेस किसके इक्वल होगा? एड्रेस प्लस इंडेक्स के इक्वल होगा। ये यूज होंगे एरे के अंदर। ठीक है, चलिए, अगला हमारा आता है इंस्ट्रक्शन साइकिल। तो यहाँ पे स्टेप दिए गए हैं जो कि परफॉर्म होंगे सीपीयू के द्वारा। पहला आपका है फेच करना इंस्ट्रक्शन को, यानी इंस्ट्रक्शन को देखना। दूसरा इंस्ट्रक्शन को डिकोड करना। तीसरा इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना, और लास्ट हमारा है स्टोर करना रिजल्ट को। ठीक है, फिर साइकिल की बात करें तो आपका पीसी है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में, मेमोरी डेटा रजिस्टर में आपका मेमोरी है और उसके अंदर MAR आ गया। फिर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में MDR आ गया। फिर पीसी में आपका PC+1 हो गया, यानी प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, एडवांटेज क्या है रजिस्टर का? तो फास्ट एक्सेस करता है ये, हाई स्पीड एग्जीक्यूशन होता है, और इंप्रूव करता है सीपीयू के परफॉर्मेंस को। ठीक है, चलिए,
अब हमारा आता है डिफरेंस बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द आर्किटेक्चर, यानी कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन के बीच का डिफरेंस क्या है। तो ये आपका फंक्शनल बिहेवियर होता है, ये हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन होता है, प्रोग्रामर व्यू यहाँ पे होता है, यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, ये इंस्ट्रक्शन सेट होता है, ये कंट्रोल सिग्नल कैरी करता है, लोकेशन लॉजिकल डिजाइन होता है ये, और ये फिजिकल रियलाइजेशन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पहले यूनिट को अच्छी तरीके से कंप्लीट किया। आई होप आपको ये चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब इस यूनिट का 10 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन आपके इंटरफेस पर नजर आ रहा है, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट। यूनिट नंबर 2 को कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं, एक एक लाइन एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से हम लोग समझेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने हमारे पिछले लेक्चर को नहीं देखा है, जरूर पिछले लेक्चर को देख लीजिएगा और चीजों को एक सीक्वेंस में फॉलो करिएगा, क्योंकि सीक्वेंस में चीजों को फॉलो करना बेहद जरूरी है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में चीजें रहनी चाहिए। ठीक है ना, ओके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और बेहतर से बेहतरीन चीजें जो है मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर सकूं। आपके सामने ये सिलेबस दिया हुआ है यूनिट नंबर 2 का, 2 पार्ट में डिवाइड किया मैंने, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में हम जानेंगे कंट्रोल यूनिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर सबसे पहले आपका आता है कंट्रोल यूनिट। क्या होता है ये, तो डेफिनेशन दिया हुआ है, कह रहा है कंट्रोल यूनिट इज द पार्ट ऑफ सीपीयू दैट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट ऑल ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। यानी जो कंट्रोल यूनिट जो होता है वो पार्ट होता है सीपीयू का, जो कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है सारे ऑपरेशंस को जो कंप्यूटर सिस्टम पे परफॉर्म होते हैं। ठीक है, और ये इसके अंदर फेच इंस्ट्रक्शंस होते हैं, डिकोड करना इंस्ट्रक्शन को, जनरेट करना कोड के सिग्नल्स को, कंट्रोल करना एग्जीक्यूशन प्रोसेस को, ये सारी चीजें इसके अंदर शामिल होती है। ठीक है, अगर हम फंक्शंस की बात करें, फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट, तो सबसे पहला आपका आता है कंट्रोल डेटा फ्लो, दूसरा आपका आता है जनरेट टाइमिंग सिग्नल, तीसरा आपका आता है कोऑर्डिनेट एएलयू ऑपरेशंस, एंड चौथा हमारा आता है कंट्रोल करना मेमोरी रीड राइट ऑपरेशंस को, एंड कंट्रोल करना इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को। क्लियर है, चलिए। अब यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम दिया है, आपको एक ब्लॉक डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, कंट्रोल यूनिट आपको ऊपर के ब्लॉक में, और 3 यहाँ पे आपको एरो देके आपको लिखना पड़ेगा। इधर लेफ्ट में आपका मेमोरी रहेगा, मिडिल में आपका एएलयू रहेगा, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और राइट साइड में आपका इनपुट आउटपुट रहेगा। ठीक है, अब आता है आपका बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी इंस्ट्रक्शन के बेसिक कंसेप्ट क्या है आपके सामने दिए गए हैं। कह रहा है कि एन इंस्ट्रक्शन इज अ बाइनरी कमांड given to CPU to perform a specific operation। यानी जो आपका इंस्ट्रक्शन है एक प्रकार का बाइनरी कमांड होता है, जो सीपीयू के द्वारा दिया जाता है परफॉर्म करने के लिए किसी स्पेसिफिक ऑपरेशन को। जैसे कि मान लीजिए कि हमें ऐड करना है R1 R2 को, तो R1 यानी इसका मतलब क्या है कि R2 में R1 का वैल्यू ऐड होगा, तो ये चीजें हैं। अब यहाँ पे आता है कंपोनेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, इंस्ट्रक्शंस के कंपोनेंट क्या है। तो जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की बात करें तो आपका ओपी कोड रहेगा, ऑपरेंड रहेंगे एंड एड्रेस रहेंगे। तो ओपी कोड आपका एक स्पेसिफाई करता है ऑपरेशन को, जैसे कि आपका एडिशन हो गया, या फिर सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करना हो गया, मूव हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, ये सारी चीजें। दूसरा आपका आता है ऑपरेंड, जो डेटा होता है जिसके अंदर ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, ऑपरेंड होते हैं। एड्रेस फील्ड, जो स्पेसिफाई लोकेशन होता है जहाँ पे चीजें परफॉर्म करनी होती है ऑपरेंड की, तो वो आपका स्पेसिफाई लोकेशन होता है एड्रेस फील्ड। ठीक है, अब हमारा आता है इंस्ट्रक्शन का टाइप। तो सबसे पहला टाइप आपका आता है डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, यानी ये ट्रांसफर करता है डेटा को, जैसे कि हमें मूव करना है R1 R2 को, तो जैसे मान लीजिए लोड ए एंड स्टोर बी, यानी स्टोर यानी बी के अंदर स्टोर करना, और ए के अंदर हम उस चीज को लोड कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा आपका आता है अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन, यानी ये परफॉर्म करता है अर्थमेटिक ऑपरेशंस को, जैसे कि आपका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी चीजें हो गई। लॉजिकल इंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये परफॉर्म करता है लॉजिकल ऑपरेशंस को, जैसे कि आपका एंड हो गया, और हो गया, नॉट हो गया, एक्सॉर हो गया, ये सारी चीजें। ब्रांच इंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये चेंज करता है प्रोग्राम के सीक्वेंस को, जैसे कि आपका जेएमपी, कॉल, रिटर्न, ये आपके ब्रांच के इंस्ट्रक्शंस हैं। अगला हमारा आता है इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन, यानी ये यूज होता है कम्युनिकेट करने के लिए इनपुट आउटपुट डिवाइस से, जैसे कि आपका इन आउट हो गया, है कि नहीं, इनपुट करने के लिए इन, आउट करने के लिए आउटपुट, ये सारी चीजें होती हैं। अगला हमारा आता है माइक्रो ऑपरेशंस। तो माइक्रो ऑपरेशंस जो है वो आपके एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं, जो परफॉर्म होते हैं डेटा जो स्टोर होता है रजिस्टर के अंदर उनके लिए। ठीक है, जैसे कि आपका R2 R1 दिया हुआ है, तो पीसी आपका PC+1 यानी प्रोग्राम काउंटर +1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अगला हमारा आता है माइक्रो इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे जो माइक्रो इंस्ट्रक्शन होता है वो एक बाइनरी कंट्रोल वर्ड होता है, जो स्टोर होते हैं कंट्रोल मेमोरी के अंदर, एंड ये स्पेसिफाई करता है रजिस्टर ट्रांसफर को, एएलयू ऑपरेशन को, एंड मेमोरी ऑपरेशंस को। ठीक है, अगला हमारा आता है माइक्रो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। तो जनरल फॉर्मेट दिया है, पहला आपका आता है कंट्रोल फील्ड, दूसरा आपका आता है एड्रेस फील्ड, तीसरा आपका आता है नेक्स्ट कंट्रोल। ठीक है, चलिए। अब आता है आपका टाइप्स ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शन, यानी माइक्रो इंस्ट्रक्शन कितने टाइप के होते हैं। तो आपका पहला आपका दिया है हॉरिजॉन्टल माइक्रो इंस्ट्रक्शन,
जिसमें लार्ज कंट्रोल वर्ड होते हैं, यानी बड़े मात्रा में चीजों को हम कंट्रोल करते हैं। उसके बाद आपका आता है पैरेलल ऑपरेशंस पॉसिबल, यानी इनके अंदर जो ऑपरेशंस होते हैं वो पैरेलली पॉसिबल हो पाते हैं, एंड फास्टर एग्जीक्यूशन इसके पास हो पाता है। एडवांटेज ये है कि ये हाई पैरेललिज्म होते हैं, फास्ट होता है। डिसएडवांटेज ये है कि ये बड़े मेमोरी की जरूरत इसके लिए होती है। और दूसरा हमारा था वर्टिकल माइक्रो इंस्ट्रक्शन, तो ये इंकोड करता है फॉर्मेट को, एंड स्मॉलर कंट्रोल वर्ड होता है ये, और कम पैरेललिज्म होता है। ठीक है, एडवांटेज की बात करें तो ये कम मेमोरी को कैरी करता है, और डिसएडवांटेज ये है कि ये थोड़ा सा ज्यादा स्लो होता है। ठीक है ना, क्लियर। अगला हमारा है फेच साइकिल। फेच साइकिल क्या होता है, तो फेच साइकिल जो है वो रिट्रीव करता है इंस्ट्रक्शन को फ्रॉम द मेमोरी, यानी मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को रिट्रीव करने का काम करता है फेच साइकिल। जैसे अगर हम स्टेप्स की बात करें तो स्टेप 1 में आपका MAR है, तो PC आपका हो गया प्रोग्राम काउंटर में। दूसरा आपका स्टेप 2 है, जो आपका MDR होगा, मेमोरी के जो आपका मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है वहां पे जाएगा। IR में आपका MDR आएगा, फिर यहाँ पे PC में आपका प्रोग्राम काउंटर +1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से स्टेप्स यहाँ पे होंगे। अगला हमारा आता है एग्जीक्यूशन साइकिल। तो एग्जीक्यूशन साइकिल जो है परफॉर्म करता है एक्चुअल ऑपरेशन को, जैसे कि आपका ऐड करना R1 R2 को, तो R1 में हम R1 + R2 को ऐड कर रहे हैं। इंस्ट्रक्शन साइकिल की बात करें तो इंस्ट्रक्शन साइकिल कंसिस्ट करता है फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट एंड स्टोर, यानी सबसे पहले चीजें फेच होंगी, उसके बाद डिकोड होंगी, फिर एग्जीक्यूट होंगी, और लास्ट में हमें जो रिजल्ट होगा वो मिलेगा। हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट की बात करें तो कंट्रोल सिग्नल जो जनरेट होता है हार्डवेयर सर्किट के द्वारा, इसके अंदर के कंपोनेंट की बात करें तो गेट्स हो गया, फ्लिप फ्लॉप हो गया, डिकोडर हो गया, काउंटर हो गया। ठीक है, अगला हमारा आता है ब्लॉक डायग्राम ऑफ हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट। हार्डवेयर जो आपका कंट्रोल यूनिट है उसका ब्लॉक डायग्राम दिया है। सबसे ऊपर के चीज में आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर रहेगा, उसके बाद यहाँ पे डिकोडर, डिकोडर के बाद चीजें कंट्रोल यूनिट लॉजिक में जाएंगी, फिर उसके बाद कंट्रोल सिग्नल्स। ठीक है, अगर हम एडवांटेजेस की बात करें हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट की, तो ये इसका जो ऑपरेशन होता है फास्ट होता है, स्पीड भी हाई होता है, और ये एफिशिएंट होता है फॉर द सिंपल इंस्ट्रक्शन सेट। ठीक है, डिसएडवांटेज ये है कि इसको मॉडिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, डिजाइन इसका कॉम्प्लेक्स होता है, और ये फ्लेक्सिबल नहीं रहता। क्लियर है। अगला हमारा आता है माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन दिया हुआ है, आप यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि कंट्रोल सिग्नल आर जनरेटेड यूजिंग द माइक्रो प्रोग्राम स्टोर्ड इन मेमोरी, यानी जो आपका कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं वो जनरेट होते हैं जो माइक्रो प्रोग्राम्स के द्वारा यूज होते हैं, जो मेमोरी के अंदर स्टोर होते हैं। अगर हम कंपोनेंट की बात करें माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट की, तो कंट्रोल मेमोरी होता है, कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर होता है, माइक्रो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है, एंड सीक्वेंसर होता है। कंट्रोल मेमोरी की बात करें तो ये स्टोर करता है माइक्रो प्रोग्राम को, एंड ये यूजुअली इंप्लीमेंट होते हैं किसके द्वारा, रोम के द्वारा। ठीक है, अगला आपका आता है माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंसर। ये कंट्रोल सीक्वेंस होता है माइक्रो इंस्ट्रक्शन के, और इसके फंक्शन की बात करें तो ये जनरेट करता है नेक्स्ट एड्रेस को, यानी जो नेक्स्ट एड्रेस आने वाला होता है ना उसको ये जनरेट करता है, और ये सेलेक्ट करता है अगले माइक्रो इंस्ट्रक्शन को। क्लियर। अगला हमारा था ब्लॉक डायग्राम ऑफ माइक्रो प्रोग्राम CPU। तो यहाँ पे आपका कंट्रोल मेमोरी दिया रहेगा ऊपर में, नीचे आपका माइक्रो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर रहेगा, देन उसके नीचे आपका कंट्रोल सिग्नल रहेगा। ठीक है, यानी चीजें इस वे में आपके फॉलो होंगी। सीक्वेंसिंग अगर हम बात करें माइक्रो इंस्ट्रक्शन की, तो माइक्रो इंस्ट्रक्शन आपका एग्जीक्यूट होता है सीक्वेंशियली, यानी एक सीक्वेंस में काम करता है, जैसे कि पहले चीजें फेच होंगी, फिर डिकोड होंगी, फिर एग्जीक्यूट होंगी, देन आफ्टर आपका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगा। ठीक है, अगर हम बात करें एग्जीक्यूशन ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शन की, तो हर एक माइक्रो इंस्ट्रक्शन जनरेट करता है कंट्रोल सिग्नल को, जैसे कि R1 R2 से, तो कंट्रोल सिग्नल एक्टिवेट हो रहा है, ट्रांसफर द पाथ। ठीक है, अगला हमारा था डिफरेंस बिटवीन द कंट्रोल हार्डवेयर एंड द माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट, यहाँ पे माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट दिया हुआ है, तो ये यूज करता है हार्डवेयर लॉजिक को, ये यूज करता है माइक्रो प्रोग्राम को। ये फास्टर होता है, ये स्लोअर होता है, डिफिकल्ट टू मॉडिफाई, यानी इनको मॉडिफाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, और इनको मॉडिफाई करना आसान होता है। इनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है ज्यादा होती है, ये थोड़ी सी कम कॉम्प्लेक्स होती है। ये लेस फ्लेक्सिबल होता है, ये ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, अब हमारा पार्ट बी दिया हुआ है, जो कि आपका कंप्यूटर अर्थमेटिक है, जिसके अंदर अर्थमेटिक ऑपरेशंस वाली चीजें होंगी। तो कंप्यूटर अर्थमेटिक की बात करें तो कंप्यूटर अर्थमेटिक डील करता है किसके द्वारा, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन यूजिंग द बाइनरी नंबर्स, यानी बाइनरी नंबर के द्वारा ही जो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जो है वो परफॉर्म होंगे। तो बाइनरी एडिशन की हम बात करें तो जैसे कि आपको पता है कि बाइनरी एडिशन में हम ऐड करते हैं चीजों को, तो यहाँ पे 2 टाइम 0 2 टाइम 1, बी में आपका 0 1 0 1, यानी इनपुट 0 0 1 1, यहाँ पे आपका 0 1 0 1। तो सम की बात करें तो सम आपका क्या होगा, 0 + 0 0 ही होगा, 0 + 1 1 होगा, 1 + 0 1 होगा, और यहाँ पे 1 + 1 भी आपका 0 ही होता है, और कैरी आपका 1 आता है। ठीक है, यहाँ पे बाकी सारी जगहों पे 0 रहेंगी। जैसे यहाँ एग्जांपल में हमें दिया हुआ है 1 0 1 0 को 1 1 0 0 से ऐड करना है, तो 0 और 0 ऐड करेंगे तो 0 होगा, 1 0 ऐड करेंगे तो 1 होगा, 0 और 1, देखिए 0 और 1 है यहाँ पे,
तो 1 हो रहा है तो हमने 1 लिख दिया, और 1 1 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, लेकिन कैरी 1 बचेगा तो कैरी 1 भी हमें लिखना होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। अगला हमारा बाइनरी सब्सट्रैक्शन, वही चीज है, 0 में से 0 जाएगा तो आपका 0 ही आएगा, 1 माइनस 0 आ जाएगा तो 1 आएगा, और यहाँ पे 1 माइनस 1 0, लेकिन यहाँ पे 0 माइनस 1 करेंगे तो बोरो बचेगा। ठीक है ना, ध्यान यहाँ पे रखनी है। अब आता है वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट में कुछ नहीं करना, बस चीजें चेंज हो जाती है। अगर 1 रहेगा तो 0 हो जाएगा, 0 रहेगा तो 1 हो जाएगा, बस, बाकी कुछ नहीं है। जैसे आपका 1 0 1 0 1 0 1 0 दिया है तो क्या हो जाएगा, 0 1 0 1 हो जाएगा, इस तरीके से। टूज कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, कुछ नहीं करना, जो भी नंबर दिया है उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लिखना है और उसमें 1 ऐड कर देना है। जैसे हमने ये नंबर दिया है मान लीजिए, तो इस नंबर में हमने इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल के 1 ऐड कर दिया, तो 1 प्लस 1 0 हुआ, कैरी 1, तो 1 ऐड हो गया यहाँ पे, फिर 1 का 1 और 0 का 0, तो इस तरीके से हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट भी निकल जाता है। ठीक है, एडवांटेज क्या है टूज कॉम्प्लीमेंट को यूज करने का, एडवांटेज ये है कि सब्सट्रैक्शन आसान हो जाता है, सिंगल रिप्रेजेंटेशन होता है 0 का, और ये वाइडली यूज होते हैं कंप्यूटर के अंदर, ज्यादातर कंप्यूटर के अंदर टूज कॉम्प्लीमेंट जो है वो यूज होते हैं। अब आता है साइन एडिशन। तो यूज करना साइन बिट को, 0 यूज होता है फॉर द पॉजिटिव, 1 यूज होता है फॉर द निगेटिव। जैसे एग्जांपल की बात करें 5 की, तो 5 आपका क्या है, 5 का बाइनरी क्या हो जाएगा, 0 1 0 1 हो जाएगा। लेकिन अगर निगेटिव की बात करें तो यहाँ पे थोड़ी सी चीजें जो है वो वंस कॉम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगी। ठीक है ना, यहाँ पे निगेटिव में वैल्यू कुछ इस प्रकार से रहेंगी। साइन सब्सट्रैक्शन की बात करें तो सब्सट्रैक्शन परफॉर्म यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट। जैसे एक फॉर्मूला दिया है, a माइनस बी इक्वल टू a प्लस एंड ब्रैकेट ऑफ माइनस बी। ठीक है, तो बाइनरी मल्टीप्लीकेशन की बात करें तो मल्टीप्लीकेशन सिंपल वही है, बस मल्टीप्लाई हम कर देंगे, और जो एडिशन वाला हमारा रूल था वही रूल को हम परफॉर्म करके हमारा जो मल्टीप्लीकेशन है उसको हम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा था बूथ्स एल्गोरिथम। क्या होता है बूथ्स एल्गोरिथम, भाई यहाँ पे दिया हुआ है। बूथ्स एल्गोरिथम में आप देखिए, इफिशिएंट मेथड फॉर साइन बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, यानी साइन बाइनरी मल्टीप्लिकेशन जो है उसको परफॉर्म करने के लिए यूज होता है। ये बेसिकली पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स के लिए यूज होता है। जैसे बूथ एल्गोरिथम का यहाँ पे रूल दिया है, पहले आपका क्यू एन है, दूसरा आपका क्यू एन प्लस 1 है, और यहाँ पे ऑपरेशन है। अगर हम 0 0 की बात करें तो नो ऑपरेशन, 1 1 की बात करें तो नो ऑपरेशन, 1 0 की बात करें तो सब्सट्रैक्ट एम, एंड 0 1 की बात करें तो ऐड करना है हमको। ठीक है, तो ये चीजें परफॉर्म होंगी। अगला हमारा आता है स्टेप ऑफ बूथ एल्गोरिथम। बूथ एल्गोरिथम में कौन कौन से स्टेप फॉलो होते हैं, तो पहला आपका होता है इनिशियलाइज करना रजिस्टर को, उसके बाद चेक करना क्यू एन को और क्यू एन प्लस 1 को, देन परफॉर्म करना ऑपरेशन को, उसके बाद अर्थमेटिक राइट शिफ्ट अप्लाई करना, देन ये आपका स्टेप जो है वो रिपीट होता रहेगा। ठीक है, डिवीजन ऑपरेशन की बात करें तो बाइनरी डिवीजन सिमिलर टू डेसिमल डिवीजन, यानी जो बाइनरी डिवीजन है वो बिल्कुल डेसिमल डिवीजन की जैसा ही है। मेथड ये है कि रिस्टोर करना डिवीजन को, एंड नॉन रिस्टोरिंग डिवीजन। ठीक है, तो रिस्टोरिंग डिवीजन की हम बात करें तो ये यहाँ पे कह रहा है कि इफ सब्सट्रैक्शन रिजल्ट निगेटिव, यानी जब आपका सब्सट्रैक्शन रिजल्ट निगेटिव आ रहा है तब हम इसको यूज करेंगे। ये स्टोर करता है प्रीवियस वैल्यू को। फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ये रिप्रेजेंटेट करता है काफी बड़े और स्मॉल नंबर्स को भी। जनरल फॉर्म आपका n इज इक्वल टू एम इंटू 2 का पावर ई, जहां पे m आपका मंतिसा होता है और e आपका क्या होता है, एक्सपोनेंट होता है। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक ऑपरेशंस की बात करें तो परफॉर्म करना ऑपरेशन होता है यहाँ पे कौन कौन से ऑपरेशंस, भाई वही है एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। एंड फ्लोटिंग पॉइंट स्टेप की बात करें तो इक्वलाइज करना एक्सपोनेंट को, ऐड करना मैंटिसस को, एंड नॉर्मलाइज करना रिजल्ट को। ठीक है, अब यहाँ पे आपका फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लिकेशन दिया है, एक फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग चीजें दी गई हैं, आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। अगर हम यूनिट की बात करें तो वही है ऐड सब्सट्रैक्ट इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। यहाँ पे अर्थमेटिक यूनिट के अंदर ये चीजें यूज होती हैं, इंक्रीमेंट यानी वैल्यू को ऐड करने के लिए और डिक्रीमेंट वैल्यू को घटाने के लिए। ठीक है, अब हमारा आता है डिजाइन ऑफ अर्थमेटिक यूनिट। अर्थमेटिक यूनिट के डिजाइन के लिए कंपोनेंट जो है वो आपका एडर, मल्टीप्लिकेशन रजिस्टर एंड कंट्रोल लॉजिक जो होता है वो होता है। तो अर्थमेटिक सर्किट की बात करें, मान लीजिए ए रजिस्टर है तो एडर, बी रजिस्टर, तो रिजल्ट हमें मिलेगा एडर के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर हम फंक्शन की बात करें तो अर्थमेटिक यूनिट की तो कंट्रोल यूनिट, जैसे 0 0 0 1 1 0 1 1, तो यहाँ पे 0 0 में एडिशन, 0 1 सब्सट्रैक्शन, 1 0 इंक्रीमेंट एंड 1 1 ट्रांसफर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने यूनिट नंबर सेकंड को कंप्लीट किया। ये आपका यूनिट नंबर सेकंड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वाला है, और अच्छी तरीके से इनको देखिएगा। और मैं ये उम्मीद जता सकता हूँ आप लोगों से कि आप सारे वीडियोस को बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं, और चीजों को एक सीक्वेंस में देखना बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है ना, तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और बेहतर से बेहतरीन जो कंटेंट है मैं आप लोग के लिए प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, तो यूनिट नंबर थर्ड का पूरा आपके सामने सिलेबस इंटरफेस पे नजर आ रहा होगा। बारी बारी से एक एक पॉइंट को हम समझने का जो है कोशिश करते हैं।
तो सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन टू इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन। तो कह रहा है कि इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन डील्स विद कम्युनिकेशन बिटवीन, यानी जो इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन है वो डील करता है कम्युनिकेट करने के लिए, किनके बीच में कम्युनिकेट करने के लिए, सीपीयू के, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, जैसे एग्जांपल की हम बात करें इनपुट आउटपुट डिवाइस की, तो आपको पता है कि कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है, माउस है, प्रिंटर आपका आउटपुट है, मॉनिटर आपका आउटपुट है कि नहीं, हार्ड डिस्क है। तो ये सारे आपके क्या है, अलग अलग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है, अब आता है कि आखिर नीड क्यों होती है इनपुट आउटपुट इंटरफेस की, यानी इनपुट आउटपुट इंटरफेस की जरूरत क्यों होती है। तो कह रहा है कि सीपीयू स्पीड इज मच फास्टर देन इनपुट आउटपुट डिवाइस, यानी जो सीपीयू का स्पीड होता है वो काफी ज्यादा फास्टेस्ट होता है एज कंपेयर टू द इनपुट आउटपुट डिवाइस। ठीक है, एंड देयरफॉर इंटरफेस इज रिक्वायर्ड टू, यानी यही कारण है कि इंटरफेस रिक्वायर्ड है किस चीज के लिए, मैच करने के लिए स्पीड को, कंट्रोल करने के लिए डेटा ट्रांसफर को, एंड प्रोवाइड करने के लिए सिंक्रोनाइजेशन को। क्लियर है, चलिए अब आपका एक और इंटरफेस आपका दिया है इनपुट आउटपुट, एक कह सकते हैं डेफिनेशन हम इसे कह सकते हैं। तो कह रहा है कि इनपुट आउटपुट डिवाइस इंटरफेस इज द हार्डवेयर दैट कनेक्ट सीपीयू विद एक्सटर्नल डिवाइस, यानी ये कनेक्ट करता है सीपीयू के साथ एक्सटर्नल डिवाइसेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, और ये एक ब्रिज की तरह काम करता है बिटवीन द सीपीयू इनपुट आउटपुट इंटरफेस एंड द इनपुट आउटपुट डिवाइस। ओके, अब आता है आपका फंक्शन क्या होता है इनपुट आउटपुट इंटरफेस का। तो पहला फंक्शन आपका है डेटा बफरिंग का, दूसरा है डेटा कंट्रोल, तीसरा है एरर डिटेक्शन, अगला है आपका सिंक्रोनाइजेशन, उसके बाद आपका आता है सिग्नल कन्वर्जन। अब आपका कंपोनेंट है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के इंटरफेस के कंपोनेंट दिए गए हैं। जैसे कंपोनेंट आपका डेटा रजिस्टर है, तो ये डेटा को स्टोर करता है। स्टेटस रजिस्टर है, ये शो करता है डिवाइस के स्टेटस को। कंट्रोल रजिस्टर कंट्रोल करता है डिवाइसेस के ऑपरेशंस को। ठीक है, अगला हमारा आता है पीसीआई बस, जिसे हम लोग प्रोसेस कंट्रोल पे जो, या फिर हम इसे पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्टेड भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि पीसीआई इज अ हाई स्पीड बस यूज टू कनेक्ट पेरिफेरल्स टू मदरबोर्ड, यानी सीपीयू जो है एक प्रकार का हाई स्पीड बस है जिनका यूज किया जाता है कनेक्ट करने के लिए पेरिफेरल्स को मदरबोर्ड के साथ। ठीक है, जैसे एग्जांपल की बात करें साउंड कार्ड हो गया, नेटवर्क कार्ड हो गया, ग्राफिक्स कार्ड हो गया, ये सारी चीजें। अगर हम फीचर्स की बात करें पीसीआई बस की, तो फीचर ये है कि इसका स्पीड हाई होता है, डेटा ट्रांसफर का रेट इसके पास हाई होता है, और प्लग एंड प्ले सपोर्ट ये प्रोवाइड करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोसेसर एंड मल्टीपल डिवाइसेस जो है वो सपोर्ट करते हैं इसके अंदर। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले सीपीयू आएगा, फिर पीसीआई बस आएगा, फिर आपके पेरिफेरल डिवाइसेस आएंगे। क्लियर, अगर हम एडवांटेज की बात करें पीसीआई बस की, तो एडवांटेज ये है कि इसका कम्युनिकेशन काफी फास्ट होता है, एक्सपांशन इसका काफी आसान होता है, ये सपोर्ट करता है मल्टीपल डिवाइसेस को, और ये रिलायबल होता है, यानी इसका परफॉर्मेंस काफी बेहतर होता है। ठीक है, अगला हमारा आता है SCSI बस, जिसे हम लोग स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस कहते हैं। तो इसका हम यूज करते हैं कनेक्ट करने के लिए हार्ड डिस्क को, स्कैनर्स को एंड प्रिंटर्स को, यानी इन सारी चीजों को कनेक्ट करने के लिए इसका हम यूज करते हैं। फीचर्स की बात करें SCSI की, तो फीचर ये कि ये सपोर्ट करता है बहुत सारे डिवाइसेस को एक साथ सपोर्ट करने में प्रोवाइड करता है, हाई स्पीड ट्रांसफर इसका होता है, एंड इंटेलिजेंट कंट्रोलर सपोर्ट एंड मल्टीपल कमांड साइमल्टेनियसली इसके अंदर परफॉर्म किए जा सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सीपीयू आता है, उसके बाद आपका एससीएसआई कंट्रोलर, देन आपका डिवाइस। ठीक है, एडवांटेजेस की बात करें हम एससीएसआई की, तो ये फास्ट होता है, रिलीवेबल होता है, एंड ये सपोर्ट करता है मल्टीटास्किंग को, और इसका जो परफॉर्मेंस होता है वो काफी बेहतर होता है। ठीक है, चलिए अगला हमारा था यूएसबी, जिसे हम लोग यूनिवर्सल सीरियल बस कहते हैं। तो यूएसबी जो है एक प्रकार का स्टैंडर्ड इंटरफेस है जिनका हम यूज करते हैं किसके अकॉर्डिंग, कीबोर्ड, माउस, पेन ड्राइव, प्रिंटर, इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर हम फीचर्स की बात करें यूएसबी की, तो फीचर ये है कि प्ले एंड प्लग ये प्रोवाइड करता है, हॉट स्वैपिंग एंड हाई स्पीड कम्युनिकेशन, और इसका इंस्टॉलेशन काफी आसान होता है। सीपीयू का आर्किटेक्चर यानी यूएसबी आर्किटेक्चर यहाँ पे दिया गया, पहला आपका सीपीयू रहेगा, फिर आपका यूएसबी कंट्रोलर, देन उसके बाद आपका यूएसबी डिवाइसेस। ठीक है, अगर हम टाइप्स की बात करें यूएसबी की, तो टाइप आपका यूएसबी 1.0 है, जो कि आपका स्पीड इसका 12 एमबीपीएस होता है, और यूएसबी 2.0 है जो कि आपका 480 एमबीपीएस होता है। उसके बाद 3.0 है जिसका स्पीड 5 जीबी पर सेकंड होता है। उसके बाद 3.1 है जो कि 10 जीबीपीएस है। ठीक है, अगला हमारा था एडवांटेजेस क्या है, यूएसबी के एडवांटेजेस भी होते हैं ना भाई। तो यहाँ पे एडवांटेजेस दिए गए हैं कि इसको यूज करना काफी आसान होता है, ये काफी बेहतर होता है, पोर्टेबल होता है। ठीक है, और इसका कम्युनिकेशन काफी फास्ट होता है, और ये सपोर्ट करता है बहुत सारे डिवाइसेस को। ठीक है, डेटा ट्रांसफर की बात करें तो डेटा ट्रांसफर का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ डेटा, यानी डेटा का मूवमेंट किनके बीच में भाई, सीपीयू के बीच में, मेमोरी के बीच में, या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में। ठीक है, अगर हम टाइप की बात करें डेटा ट्रांसफर की, तो दो प्रकार का डेटा ट्रांसफर है, पहला आपका आता है सीरियल ट्रांसफर, दूसरा आपका आता है पैरेलल ट्रांसफर। तो सीरियल ट्रांसफर में आपके सामने दिया गया है कि बीटा ट्रांसफर्ड
वन आफ्टर अनदर थ्रू सिंगल लाइन, एंड जो बिट्स होते हैं वो एक के बाद क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं एक सिंगल लाइन के द्वारा। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं 1011, ये आपका एक सिंगल बिट में सीरियल डेटा ट्रांसफर यहाँ पे हो पा रहा है। अगर हम फीचर्स की बात करें इसके सीरियल ट्रांसफर की, तो इसका कॉस्ट लो होता है और लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन ये होता है और स्लोअर होता है एज कम्पेयर टू द पैरेलल ट्रांसफर। अगर हम एप्लीकेशन की बात करें इस ट्रांसफर की, तो ये कहाँ कहाँ यूज होता है, तो यूएसबी के अंदर एंड RS-232 के अंदर एंड नेटवर्क कम्युनिकेशन के अंदर। ठीक है, अगला हमारा आता है पैरेलल डेटा ट्रांसफर। तो डेफिनेशन इसका ये है कि मल्टीपल बिट्स जो है वो ट्रांसफर्ड होते हैं साइमल्टेनियसली। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं 10101011, तो ये सारे बिट्स हैं जो है ट्रांसफर्ड हो रहे हैं एक साथ। ठीक है ना। फीचर्स इसका ये है कि ये फास्ट होता है, मल्टीपल वायर्स यहाँ पे इसको जरूरत पड़ती है मल्टीपल वायर्स की, और इसका डिस्टेंस कम्युनिकेशन काफी शॉर्ट होता है। अगर हम डिफरेंस की बात करें सिंगल ट्रांसफर एंड पैरेलल ट्रांसफर की, तो यहाँ पे एक बिट एक टाइम पे होता है, यहाँ पे मल्टीपल बिट एक टाइम पे होता है। ये स्लो होता है, ये फास्ट होता है। सिंगल वायर ये होता है, यहाँ पे मल्टीपल वायर्स होते हैं। इसका कॉस्ट लो होता है, इसका कॉस्ट क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है ये। अगर हम मोड की बात करें डेटा ट्रांसफर की, तो ये दो प्रकार का होता है। पहला आपका होता है सिंक्रोनस ट्रांसफर, दूसरा आपका क्या होता है भाई, असिंक्रोनस ट्रांसफर। सिंक्रोनस ट्रांसफर की हम बात करें तो डेटा ट्रांसफर सिंक्रोनाइज यूजिंग कॉमन क्लॉक सिग्नल, यानी जो डेटा ट्रांसफर होगा वो एक कॉमन क्लॉक सिग्नल के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है ना। जैसे अगर हम फीचर्स की बात करें सिंक्रोनस ट्रांसफर के फीचर्स की, तो ये फास्ट होता है, एक्यूरेट टाइमिंग होता है और ये यूज करता है क्लॉक पल्स को। सिंक्रोनस ट्रांसफर डायग्राम जैसे हम बात करें तो सबसे पहले क्लॉक आएगा, फिर सीपीयू आएगा, फिर आपका डिवाइस आएगा। ठीक है, एडवांटेज इसका दिया गया है कि इसका स्पीड हाई होता है, ये रिलेबल कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है और ये बेटर सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगला हमारा था सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर। तो डेटा ट्रांसफर अकर्स विदाउट कॉमन क्लॉक, यानी बिना किसी कॉमन क्लॉक के डेटा ट्रांसफर हो जाएगा, एंड ये यूज करेगा स्टार्ट बिट को एंड स्टॉप बिट को। ठीक है, अगर हम फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे कोई भी जो आपका क्लॉक है इसकी जरूरत नहीं है, सिंपलर डिजाइन है इसका, और ये स्लो होता है एज कम्पेयर टू द सिंक्रोनस ट्रांसफर। अब यहाँ पे सिंक्रोनस डेटा फॉर्मेट दिया गया, सबसे पहले स्टार्ट बिट होगा, फिर आपका डेटा बिट, फिर आपका स्टॉप बिट। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे डिफरेंस दिए गए हैं, डिफरेंस बिटवीन द सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस ट्रांसफर आपके सामने यहाँ पे इंटरफेस पे नजर आ रहा होगा। तो ये क्लॉक को यूज करता है, ये नहीं करता है, ये फास्ट होता है, ये स्लो होता है, ये कॉम्प्लेक्स होता है, ये सिंपल होता है, ये एफिशिएंट होता है, ये लेस एफिशिएंट होता है। ठीक है, अगला टॉपिक आपका आता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, जिसे हम लोग डीएमए कहते हैं। तो डीएमए अलाउज डेटा ट्रांसफर बिटवीन इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड मेमोरी, यानी इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड मेमोरी के बीच में डेटा ट्रांसफर को ये अलाउ करता है बिना किसी सीपीयू के इन्वॉल्वमेंट के, यानी इसके अंदर किसी भी सीपीयू को जरूरत नहीं रहती। ठीक है, अगर हम नीट की बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि विदाउट डीएमए, यानी बिना डीएमए के और सीपीयू काफी बिजी रहता है, डेटा ट्रांसफर काफी लो हो जाता है। लेकिन जब हम डीएमए को यूज करते हैं तो उससे उस चीज की जो इफिशियंसी है वो बढ़ जाती है, उसका जो स्पीड है वो बढ़ जाता है। ठीक है ना। अगला आता है डीएमए कंट्रोलर। तो डीएमए कंट्रोलर मैनेज करता है डायरेक्ट ट्रांसफर को। फंक्शंस की बात करें तो इसके अंदर एड्रेसेस जो है वो जनरेट होते हैं, कंट्रोल ट्रांसफर होता है, सेंड इंटरप्ट आफ्टर द कंप्लीशन, तो ये सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। अगर हम डीएमए ट्रांसफर प्रोसेस की बात करें तो स्टेप 1 में आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस रिक्वेस्ट डीएमए, यानी इनपुट आउटपुट डिवाइस के द्वारा रिक्वेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा डीएमए को। दूसरा स्टेप में सीपीयू जो है वो ग्रांट करेगा बस एक्सेस को। स्टेप 3 में जो डीएमए है वो ट्रांसफर करेगा डेटा को डायरेक्टली, एंड स्टेप 4 में आपका जो डीएमए वो सेंड करेगा इंटरप्ट करने के लिए सीपीयू को। ठीक है, डीएमए ब्लॉक डायग्राम की बात करें तो आप देख सकते हैं सबसे पहले आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस होगा, फिर आपका डीएमए कंट्रोलर होगा, उसके बाद आपका मेमोरी होगा, देन आपका डीएमए कंट्रोलर के जस्ट नीचे आपका सीपीयू लगा होगा। ठीक है, अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो ये आपका फास्टेस्ट ट्रांसफर होता है इसके अंदर, ये रिड्यूस करता है सीपीयू के लोड को, ये एफिशिएंट कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है और ये इंप्रूव करता है सिस्टम के परफॉर्मेंस को। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है भाई, तो डिसएडवांटेज ये है कि हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटी ये इसके अंदर होता है, ये थोड़ा सा महंगा होता है और बस कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे पॉसिबल हो पाता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे मोड्स एंड उसके डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं, जैसे आपका ब्रस्ट मोड है जो इंटायर ब्लॉक ट्रांसफर के लिए यूज होता है, साइकिल स्टेलिंग जिसमें डीएमए यूज करता है बस को टेम्पररी, ट्रांसपेरेंट मोड जिसमें जो ट्रांसफर होता है ड्यूरिंग द सीपीयू टाइम। ठीक है ना। अब हमारा आता है इनपुट आउटपुट प्रोसेसर, जिसे हम लोग आईओपी कहते हैं। तो ये एक प्रकार का स्पेशलाइज्ड प्रोसेसर होता है जिनका यूज किया जाता है हैंडल करने के लिए इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को इंडिपेंडेंटली। ठीक है, अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो फंक्शन इसके सामने दिए गए हैं, कंट्रोल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, एग्जीक्यूट इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन, मैनेज डेटा ट्रांसफर एंड रिड्यूस द कंप्यूटर वर्कलोड। ठीक है, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले सीपीयू होगा, फिर आपका आईओपी होगा, फिर आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस होंगे। अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो फास्टेस्ट जो आपका इनपुट आउटपुट ऑपरेशन है यहाँ पे होगा, पैरेलल प्रोसेसिंग हो पाएगा एंड रिड्यूस करेगा सीपीयू के बर्डन को, एंड बेटर परफॉर्मेंस ये प्रोवाइड करेगा। ठीक है,
अब हमारा डिफरेंस दिया गया है डीएमए एंड आईओपी के। तो ये आपका केवल ट्रांसफर करता है डेटा को, ये एग्जीक्यूट करता है इनपुट आउटपुट प्रोग्राम को। सिंपल कंट्रोलर होता है ये आपका स्पेशलाइज्ड प्रोसेसर होता है। यहाँ पे कम इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ती है, यहाँ पे ज्यादा इंटेलिजेंट होता है ये लो कॉस्ट होता है इसका, ये थोड़ा सा महंगा होता है। ठीक है, अगला हमारा आता है इंटरप्ट ड्राइवन इनपुट आउटपुट। तो ये जो सीपीयू है वो एग्जीक्यूट होता करता है अदर टास्क को एंड रिस्पॉन्ड व्हेन द इंटरप्ट अकर्स। ठीक है, अगर हम पोलिंग की बात करें तो यहाँ पे जो सीपीयू है वो कंटिन्यूअसली चेक करता है डिवाइस के स्टेटस को। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंस दिए गए हैं पोलिंग एंड इंटरप्ट के बीच में, तो डेफिनेशन आपको डिफरेंस देख लेना है। अगला हमारा था बस आर्बिट्रेशन। तो मेथड यूज टू डिसाइड विच डिवाइस गेट्स बस एक्सेस, यानी वह मेथड जो यूज करता है डिसाइड करने के लिए कौन सा डिवाइस बस के एक्सेस को प्राप्त करेगा। अगर हम टाइप ऑफ बस आर्बिट्रेशन की बात करें तो सेंट्रलाइज्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है ना, अब यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में दिए गए हैं। तो आई होप आपको ये यूनिट का पूरा जो एक्सप्लेनेशन है मिल चुका होगा। ये आपके 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं इस यूनिट से, जिनको आपको प्रैक्टिस कर लेना है। आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। नंबर 4 को बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और बेहतर से बेहतरीन जो कंटेंट है मैं आप लोग के लिए प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 4 का पूरा सिलेबस आपके इंटरफेस पर नजर आ रहा है। बारी बारी से एक एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं। पहला टॉपिक आपका है मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। कह रहा है कि मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन रिफर्स टू अरेंजमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस इन कंप्यूटर सिस्टम, यानी जो भी आपका अरेंजमेंट होता है, मैनेजमेंट होता है स्टोरेज डिवाइस का कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, वही आपका क्या कहलाता है, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। ठीक है, मेमोरी स्टोर करता है किस चीज को, डेटा को, इंस्ट्रक्शन को, प्रोग्राम को और उसके रिजल्ट को। ठीक है, अगला हमारा आता है मेमोरी हायरार्की। कह रहा है कि मेमोरी हायरार्की इज अरेंजमेंट ऑफ मेमोरी अकॉर्डिंग टू स्पीड, कॉस्ट एंड कैपेसिटी, यानी जो मेमोरी हायरार्की है वो एक प्रकार का अरेंजमेंट ही है मेमोरी का, जो किसके अकॉर्डिंग होता है, स्पीड के अकॉर्डिंग होता है, कॉस्ट के अकॉर्डिंग होता है और कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, अगला हमारा है जो आपका मेमोरी हायरार्की डायग्राम है, यहाँ पे दिया गया है। सबसे ऊपर आपका रजिस्टर है, उसके बाद कैशे मेमोरी है, उसके बाद मेन मेमोरी है, उसके बाद आपका सेकेंडरी मेमोरी है। ठीक है, अब आता है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेमोरी हायरार्की, यानी मेमोरी हायरार्की का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो यहाँ पे मेमोरी दिए गए हैं लेफ्ट में, उसके बाद आपका स्पीड दिया गया है, कॉस्ट दिया गया है, कैपेसिटी दिया गया है। तो रजिस्टर की स्पीड जो है हाई होती है, कैचे की स्पीड हाई होती है, यानी ये हाईएस्ट होता है, ये हाई होता है। ये आपका रैम आपका मीडियम होता है, सेकेंडरी आपका लो होता है। अगर हम रजिस्टर की कॉस्ट की बात करें तो हाईएस्ट होता है, कैचे की कॉस्ट की बात करें तो हाई होता है, रैम का मीडियम होता है और सेकेंडरी का लो होता है। ठीक है, रजिस्टर की बात करें तो इसकी कैपेसिटी लोएस्ट होती है, कैचे की कैपेसिटी स्मॉल होती है, रैम की आपका मीडियम होता है और सेकेंडरी का आपका लार्ज होता है। क्लियर है, चलिए अब हमारा आता है मेन मेमोरी। क्या होता है मेन मेमोरी भाई, तो कह रहा है कि मेन मेमोरी इज द प्राइमरी मेमोरी डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय सीपीयू, यानी मेन मेमोरी एक प्रकार का प्राइमरी मेमोरी है जो डायरेक्टली एक्सेसिबल होता है किसके द्वारा, सीपीयू के द्वारा। अगर हम टाइप की बात करें दो प्रकार के मेन मेमोरी होती है। पहला आपका होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, दूसरा आपका होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो पहला आपका है रैम। तो यहाँ पे कह रहा है कि रैम इज अ वोलेटाइल मेमोरी यूज फॉर टेम्परेरी स्टोरेज, यानी जो रैम है वो वोलेटाइल होता है, जो टेम्परेरी स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है, परमानेंट वो नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं सिस्टम के अंदर, तब तक डेटा रहेगा, जैसे ही ऑफ करेंगे डिवाइस, जैसे ही वो चीजें जो है वो कहीं ना कहीं डेटा हमारा जो लॉस्ट हो जाएगा। यहाँ पे वो पॉइंट आपको दिया हुआ है। अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये रीड एंड राइट मेमोरी होता है, फास्ट एक्सेस होता है, ये टेम्परेरी लार्ज स्टोरेज होता है और ये वोलेटाइल होता है। ठीक है, वोलेटाइल का मतलब वही है कि अगर हमने पावर ऑफ कर दिया तो डेटा लॉस हो जाएगा। ठीक है, अगर हम रैम की टाइप की बात करें दो प्रकार का होता है, एसआरएम एंड डीआरएम। एसआरएम स्टैंड फॉर द स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डीआरएम स्टैंड फॉर द डायनेमिक। ओके, तो एसआरएम आपका यूज करता है फ्लिप फ्लॉप फॉर द स्टोरेज, यानी फ्लिप फ्लॉप कंसेप्ट को यूज करता है स्टोरेज के लिए। अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो ये काफी फास्टर होता है, एक्सपेंसिव होता है और यहाँ पे कोई भी रिफ्रेश की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, यूजर्स की बात करें तो कैशे मेमोरी के अंदर इसका यूज होता है। ठीक है, डीआरएम की बात करें तो ये यूज करता है कैपेसिटर को फॉर स्टोरेज। सबसे पहले फीचर्स की हम बात कर लेते हैं, तो ये स्लो होता है एज कंपेयर टू द एसआरएम, चीप होता है यानी सस्ता होता है और ये रिक्वायर करता है रिफ्रेशिंग को, यानी रिफ्रेश करने की जरूरत होती है यहाँ पे, और ये आपका मेन मेमोरी के अंदर यूज होता है। क्लियर, अब आपका डिफरेंस है बिटवीन द एसआरएम एंड डीआरएम। तो ये आपका फास्टर होता है, ये स्लोअर होता है, ये एक्सपेंसिव होता है, ये चीपर होता है, इसके लिए रिफ्रेश की जरूरत नहीं पड़ती, इसके लिए रिफ्रेश रिक्वायर्ड होती है। ये कैचे के अंदर यूज होता है, ये रैम के अंदर यूज होता है। क्लियर है, चलिए अब हमारा आता है रोम। रोम स्टैंड फॉर द रीड ओनली मेमोरी। तो जो रोम है वो परमानेंट स्टोरेज के लिए यूज होता है। अगर मान लीजिए डेटा हम ऑफ भी कर रहे हैं तब भी, यानी पावर ऑफ भी कर रहे हैं तब भी डेटा हमारा
सेफ रहेगा। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं इसके, तो ये आपका नॉन वोलेटाइल होता है, वही है पावर ऑफ करने के बाद भी डेटा हमारे पास रहेगा, परमानेंट स्टोरेज होता है ये, और ये मोस्टली रीड ओनली होते हैं, ठीक है। अगर हम टाइप की बात करें, 3 प्रकार का होता है, पीरोम, ईपीरोम एंड डबल ईपीरोम, ठीक है। पीरोम आपका प्रोग्रामेबल ओनली वंस, ठीक है, यानी ये केवल एक ही बार प्रोग्राम होता है। एंड ईपीरोम आपका कैन बी इरेज्ड यूजिंग द अल्ट्रा वायलेट लाइट, यानी इसको अल्ट्रा वायलेट लाइट के अकॉर्डिंग क्या हम कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। उसके बाद डबल ईपीरोम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रोम होता है, ठीक है। अगर हम डिफरेंस की बात करें रैम एंड रोम की, तो ये वोलेटाइल होता है, ये नॉन वोलेटाइल होता है, ये टेम्पररी होता है, ये परमानेंट होता है, और ये आपका रीड एंड राइट, और यहाँ पे ये ज्यादातर मोस्टली रीड ही यूज होता है, ठीक है। ये फास्टर होता है, ये स्लोअर होता है, क्लियर है। चलिए अगला हमारा आता है सेकेंडरी मेमोरी। क्या होता है सेकेंडरी मेमोरी, यहाँ पे आपके सामने इंटरफेस में नजर आ रहा है, डेफिनेशन कह रहा है कि सेकेंडरी मेमोरी प्रोवाइड्स परमानेंट स्टोरेज, यानी सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट स्टोरेज को प्रोवाइड करता है। जैसे एग्जांपल आपका हार्ड डिस्क हो गया, मैग्नेटिक टैप हो गया, ऑप्टिकल डिस्क हो गया। अगला हमारा है मैग्नेटिक टैप। तो कह रहा है कि मैग्नेटिक टैप का सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस यूजिंग मैग्नेटिक मटेरियल, यानी ये एक प्रकार का सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस होता है जो यूज करता है मैग्नेटिक मटेरियल को, ठीक है। अगर हम फीचर्स की बात करें मैग्नेटिक टैप की, तो ये चीप होता है, सस्ता होता है, लार्जर स्टोरेज होता है इसका, सीक्वेंशियल एक्सेस होता है, ये स्लो होता है, ठीक है। अब आता है एप्लीकेशन, कहाँ कहाँ यूज करते हैं मैग्नेटिक टैप को, तो हम बैकअप स्टोरेज के लिए एंड अचीविंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक डिस्क आता है अगला टॉपिक, तो ये आपका स्टोरेज डिवाइस होता है जो यूज करता है रोटेटिंग मैग्नेटिक प्लेटर्स को, ठीक है, जैसे कि आपका हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर इसका यूज होता है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें मैग्नेटिक डिस्क की, तो ट्रैक, उसके बाद सर्कुलर पाथ, सेक्टर आपका स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है। अब हमारा आता है फीचर्स ऑफ मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क का फीचर क्या होता है, तो ये रैंडम एक्सेस होता है, लार्ज कैपेसिटीज का होता है और फास्ट होता है टैप के अकॉर्डिंग, ठीक है। ऑप्टिकल स्टोरेज क्या होता है, तो ये यूज करता है लेजर बीम को फॉर द स्टोरेज, जैसे आपका सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, ब्लू रे हो गया, ठीक है ना। फीचर्स की बात करते हैं ऑप्टिकल स्टोरेज की, तो ये पोर्टेबल होता है, चीप होता है, ड्यूरेबल होता है और लार्ज कैपेसिटीज का होता है। अगर हम डिफरेंस की बात करें मैग्नेटिक टैप एंड डिस्क की, तो डिफरेंस दिया गया है टैप एंड डिस्क का। ये आपका सिक्वेंशियल एक्सेस होता है, ये रैंडम एक्सेस होता है, ये स्लो होता है, ये फास्ट होता है, ये चीप होता है, ये एक्सपेंसिव होता है, और ये यूज करता है बैकअप के लिए यूज होता है, ये रेगुलर जो स्टोरेज है उसके लिए। अगला हमारा आता है कैचे मेमोरी। क्या होता है कैचे मेमोरी, तो कैचे मेमोरी जो है एक प्रकार का स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी होता है बिटवीन द सीपीयू एंड द रैम। इसका पर्पस ये है कि ये रिड्यूस करता है मेमोरी के एक्सेस टाइम को एंड इंप्रूव करता है परफॉर्मेंस को, ठीक है। अगर हम कैच के मेमोरी स्ट्रक्चर की बात करें, तो सीपीयू, कैच एंड मेन मेमोरी, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैच, यानी कैच की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो ये काफी फास्ट होता है, ये स्मॉल साइज का होता है, एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है, एंड ये यूज करता है एसआरएम को, ठीक है। अगर हम कैचे के परफॉर्मेंस टर्म्स की बात करें, तो हिट आता है, डेटा फाउंड इन कैच, यानी डेटा कैच के अंदर फाउंड होते हैं, मिस, डेटा नॉट फाउंड इन कैच, यानी कैच के अंदर डेटा नहीं मिलेगा। अब अगला एक फॉर्मूला आता है आपका हीट रेशियो का, तो हीट रेशियो का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ हिट्स अपॉन टोटल मेमोरी एक्सेस, ठीक है। अगला हमारा क्या है, अगला हमारा है कैचे मैपिंग टेक्निक। तो यहाँ पे पहला आपका डायरेक्ट मैपिंग आता है, एसोसिएटिव मैपिंग आता है, सेट एसोसिएटिव मैपिंग आता है, ठीक है। तो डायरेक्ट मैपिंग क्या होता है, तो हर एक मेमोरी ब्लॉक जो है मैप्स करेगा फिक्स करने के लिए कैश के लोकेशन को, जैसे फॉर्मूला दिया है कैचे लाइन इज इक्वल टू मेन मेमोरी ब्लॉक मोड नंबर ऑफ कैचे लाइंस, ठीक है। इसका एडवांटेज दिया गया है, सिंपल होता है, फास्ट होता है। डिसएडवांटेज ये है कि ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स मैसेज इसके अंदर होते हैं, तो ये उसका डिसएडवांटेज हो जाता है, ठीक है। अब हमारा आता है एसोसिएटेड मैपिंग। क्या होता है एसोसिएटिव मैपिंग, क्या होता है, तो यहाँ पे कह रहा है कि एनी मेमोरी ब्लॉक कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन कैच, यानी कोई भी मेमोरी ब्लॉक जो है वो क्या हो सकता है, प्लेस हो सकता है कहीं पर भी कैच के अंदर, ठीक है। एडवांटेज ये कि ये फ्लेक्सिबल होता है और यहाँ पे काफी कम मिसेस होते हैं, और ये डिसएडवांटेज ये कि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव हार्डवेयर इसके अंदर लगता है, ठीक है। अगला हमारा आता है सेट एसोसिएटिव मैपिंग। तो ये कॉम्बिनेशन होता है डायरेक्ट एंड एसोसिएटिव मैपिंग का। रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम की बात करें, तो ये यूज होता है जब कैच फुल हो जाता है। टाइप्स ऑफ रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम की बात करें, तो फीफो, एलआरयू एंड रैंडम, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लिस्ट, रिसेंट जो आपका रिसेंटली यूज वो है, और रैंडम तो आपको पता ही है। तो यहाँ पे उसके सारे डेफिनेशंस दिए गए हैं। अब इंप्रूविंग कैचे परफॉर्मेंस की बात करें, तो आगे कैसे हम कैचे के परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं, तो उसके मेथड दिए गए हैं। इंक्रीज करके हम कैचे के साइज को उसको इंप्रूव कर सकते हैं, यूज करके बेटर मैपिंग को हम उसको इंप्रूव कर सकते हैं, यूज करके फास्टर कैचे को हम इसको इंप्रूव कर सकते हैं, और मल्टीपल लेवल कैच को हम यूज करके उसको इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है।
मल्टी लेवल कैशे की बात करें तो इसके अंदर लेवल L1 से लेके L3 तक रहता है कैशे का, ठीक है। चलिए अगला हमारा आता है वर्चुअल मेमोरी। क्या होता है वर्चुअल मेमोरी? आपके सामने इंटरफेस पर नजर आ रहा होगा। कह रहा है कि वर्चुअल मेमोरी यूजेस सेकेंडरी स्टोरेज एज एक्सटेंशन ऑफ रैम, यानी ये जो वर्चुअल मेमोरी है वो सेकेंडरी स्टोरेज को यूज करता है, जो कि एक एक्सटेंशन का काम करता है रैम के, ठीक है। नीड की बात करें वर्चुअल मेमोरी की जरूरत क्यों होती है, तो रन करने के लिए लार्ज प्रोग्राम्स को इंक्रीज करने के लिए मेमोरी की कैपेसिटी को, और एफिशिएंट मेमोरी यूजर्स के लिए यूज होता है, ठीक है। वर्चुअल मेमोरी कंसेप्ट की बात करें तो सबसे पहले रैम होता है, फिर सबसे पहले सीपीयू, देन रैम, और उसके बाद आपका हार्ड डिस्क होता है। तो ये आपका अनयूज्ड पेजेस होते हैं जो स्टोर्ड होते हैं डिस्क के अंदर, ठीक है। अब आता है पेजिंग। पेजिंग जो है वो मेमोरी को दो भाग में डिवाइड करता है, पेज एंड फ्रेम्स में। पेज टेबल एक टर्म आता है, तो ये स्टोर करता है मैपिंग को बिटवीन द वर्चुअल एड्रेस एंड द फिजिकल एड्रेस। एड्रेस ट्रांसलेशन की बात करें तो ये वर्चुअल एड्रेस होता है जो कन्वर्ट होता है फिजिकल एड्रेस में। पेज फॉल्ट की बात करें तो ये कब अकर होता है, जब रिक्वायर्ड पेज आपका मेन मेमोरी के अंदर नहीं रहता, ठीक है। एडवांटेजेस की बात करें तो लार्ज एड्रेस स्पेस यहाँ पे लगता है, यहाँ पे एफिशिएंट मेमोरी यूज होते हैं, और ये सपोर्ट करता है मल्टीटास्किंग को। डिसएडवांटेज की बात करें तो ये स्लो एक्सेस होता है, पेज फॉल्ट ओवरहेड होता है, और ये कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट इसका होता है, ठीक है ना। अगला हमारा आता है मेमोरी मैनेजमेंट हार्डवेयर। क्या होता है मेमोरी मैनेजमेंट हार्डवेयर? तो हार्डवेयर यूज फॉर मेमोरी कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन, यानी वो हार्डवेयर जो मेमोरी कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन के लिए यूज होते हैं, वो इस प्रकार के मेमोरी मैनेजमेंट हार्डवेयर कहलाता है। और इसके अंदर कंपोनेंट बेस रजिस्टर होता है, लिमिट रजिस्टर होता है, एंड एमएमयू होता है, ठीक है, यानी मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। तो बेस रजिस्टर आपका स्टोर करता है स्टार्टिंग एड्रेस को प्रोग्राम के, लिमिट रजिस्टर जो है स्टोर करता है प्रोग्राम के साइज को, और यहाँ पे टॉपिक आपका एमएमयू है। तो ये आपका हार्डवेयर होता है दैट ट्रांसलेट द वर्चुअल एड्रेस इनटू द फिजिकल एड्रेस, यानी वर्चुअल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में ट्रांसलेट करने का काम करता है। तो यहाँ पे वर्चुअल एड्रेस एमएमयू में, एंड देन आफ्टर फिजिकल एड्रेस, ओके। मेमोरी के प्रोटेक्शन की बात करें तो प्रोटेक्ट मेमोरी फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, यानी अनऑथराइज्ड एक्सेस मतलब क्या, कोई भी रैंडम जो पर्सन है उस चीज को एक्सेस ना कर पाए, उस केस के लिए ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। मेथड इसके अंदर बेस एंड लिमिट रजिस्टर का यूज करते हैं हम, एक्सेस कंट्रोल बिट्स का यूज करते हैं। अगला हमारा था फ्रेगमेंटेशन। तो यहाँ पे कह रहा है कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, अनयूज्ड स्पेस इनसाइड एलोकेटेड ब्लॉक, यानी अनयूज्ड स्पेस एलोकेटेड ब्लॉक के इनसाइड में होते हैं। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, ये आपका अनयूज्ड स्पेस होता है बिटवीन द एलोकेटेड ब्लॉक्स। अगला हमारा आता है थ्रेसिंग। तो ये अकर होता है कब, जब आपका एक्सेसिव पेजिंग डिक्रीज करता है परफॉर्मेंस को, ठीक है। डिसएडवांटेज की बात करें कैश एंड वर्चुअल मेमोरी की, तो ये फास्टेस्ट मेमोरी होता है, ये आपका यूज करता है डिस्क स्पेस को, ये इंप्रूव करता है स्पीड को, ये इंक्रीज करता है कैपेसिटी को, इसका साइज स्मॉल होता है, इसका लार्ज होता है, हार्डवेयर मैनेज होते हैं, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज होता है, ठीक है। चलिए अब डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो प्राइमरी मेमोरी जो होता है वो फास्ट होता है, ये आपका स्लो होता है, ये थोड़ा महंगा होता है, ये उससे थोड़ा सस्ता होता है, ये इसमें टेम्पररी होता है, यहाँ पे परमानेंट डेटा स्टोर होता है, यहाँ पे सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस होते हैं, यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सेस होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस यूनिट के पूरे एक्सप्लेनेशन को कंप्लीट कर लिया। इस यूनिट के 8 क्वेश्चन आपके इंटरफेस पर नजर आ रहे हैं, इन 8 क्वेश्चंस को आपको कंप्लीट कर लेने हैं। तो लास्ट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर का। आपको पता है कि सीओके का जो वीडियो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, और लगातार हम डिस्कशन कर रहे हैं, अलग अलग यूनिट के रिगार्डिंग वीडियो अपलोड हो रहा है, और मैं पूरी उम्मीद के साथ ये कह सकता हूँ कि आपने कहीं ना कहीं उन चीज़ों को फॉलो किया होगा। अगर आपने नहीं किया है फॉलो तो जरूर करिएगा, प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे मिल रहा होगा। स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस में चीज़ों को देखेंगे तो आपके लिए चीज़ें फायदेमंद रहेंगी, ठीक है। लास्ट चैप्टर आज हमारा डिस्कस होने वाला है माइक्रो मल्टी प्रोसेसर्स, ठीक है, और इसके सारे सिलेबस आपके इंटरफेस पर नजर आ रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटा सा रिकमेंडेशन है, वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करिएगा दोस्तों, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और बेहतर से बेहतरीन कंटेंट मैं आप लोग के लिए प्रोवाइड कर सकूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका इंट्रोडक्शन टू मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। मल्टी प्रोसेसर सिस्टम क्या होता है? कह रहा है कि मल्टी प्रोसेसर सिस्टम कंटेन्स 2 और मोर प्रोसेसर वर्किंग टुगेदर, यानी जो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम है वो कंटेन करता है 2 या 2 से ज्यादा प्रोसेसर को जो एक दूसरे के साथ क्या करें, काम करें, ठीक है। अब इसका पर्पस क्या होता है? तो पर्पस ये होता है कि ये स्पीड को इंक्रीज करता है, ठीक है, और जो रिलेबिलिटी होती है उसको इंप्रूव करता है, साथ ही साथ एग्जीक्यूट करता है मल्टीपल टास्कों को साइमल्टेनियसली। कहने का मतलब क्या कि एक से ज्यादा टास्कों को साइमल्टेनियसली ये क्या कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ एक डायग्राम समझिए, जैसे मान लीजिए प्रोसेसर 1 2 3 एंड प्रोसेसर n टर्म तक यहाँ सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, तो शेयर्ड मेमोरी है क्योंकि सारी चीजें एक दूसरे के साथ मेमोरी को शेयर कर रही हैं, तो ये एक ब्लॉक डायग्राम है मल्टी प्रोसेसर का, ठीक है। चलिए
अब कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करते हैं मल्टी प्रोसेसर की, तो यहाँ पे मल्टीपल सीपीयूज होते हैं, यहाँ पे मेमोरी शेयर्ड होता है कि नहीं, पैरेलल प्रोसेसिंग काम करता है, ये हाई परफॉर्मेंस होता है इसका, और रिलेबिलिटी ये बेहतर कैरी करता है, और रिसोर्स शेयरिंग इसके पास होता है, ठीक है। अगर हम एडवांटेजेस की बात करें मल्टी प्रोसेसर सिस्टम की, तो फास्टर एग्जीक्यूशन होता है इसका, ये इंक्रीज करता है थ्रूपुट को, और ये बेटर रिलेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ये एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन कैरी करता है, और ये सपोर्ट करता है मल्टीटास्किंग को। क्लियर। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो कॉम्प्लेक्स डिजाइन इसका होता है, और ये थोड़ा महंगा होता है, और सिंक्रोनाइजेशन इशू यहाँ पे हो पाता है, और ये कॉम्प्लेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कैरी करता है, ठीक है, जो कि इनके क्या है, डिसएडवांटेजेस हैं। अब हमारा आता है टाइप ऑफ मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, यानी मल्टी प्रोसेसर सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, तो दो प्रकार के दिए गए हैं। पहला आपका है शेयर्ड मेमोरी मल्टी प्रोसेसर, दूसरा आपका है डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी मल्टी प्रोसेसर, ठीक है। तो शेयर्ड मेमोरी मल्टी प्रोसेसर की हम बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि ऑल प्रोसेसर शेयर कॉमन मेमोरी, यानी सारे प्रोसेसर जो है वो क्या करेंगे, कॉमन मेमोरी को शेयर करेंगे, जैसे आपका सीपीयू 1 2 3, तो ये आपका शेयर्ड मेमोरी की तरह काम करेगा, यानी तीनों के लिए मेमोरी सेम ही होगा, ठीक है। दूसरा आपका है डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टी प्रोसेसर, यानी डिस्ट्रीब्यूट मतलब क्या करना, बांटना, यानी हर एक प्रोसेस के पास अपना खुद का मेमोरी होगा, जैसे सीपीयू 1 की हम बात करें तो उसके पास मेमोरी 1 होगा, 2 की बात करें मेमोरी 2 होगा, 3 की बात करें मेमोरी 3 होगा, ठीक है। अब आता है आपका स्ट्रक्चर ऑफ मल्टी प्रोसेसर। स्ट्रक्चर क्या होता है, तो मेन कंपोनेंट्स की हम बात करें तो ये प्रोसेसर होते हैं, शेयर्ड मेमोरी, बस सिस्टम, इंटरकनेक्शन नेटवर्क, ठीक है। अगला हमारा आता है इंटर प्रोसेसर आर्बिट्रेशन। तो डेफिनेशन दिया गया है, कह रहा है कि मेथड यूज्ड टू डिसाइड विच प्रोसेसर गेट्स एक्सेस टू शेयर्ड बस और मेमोरी, यानी मेथड जो यूज करता है और डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोसेसर एक्सेस करेगा और शेयर करेगा बस को और मेमोरी को, ठीक है। अगर हम नीड की बात करें आर्बिट्रेशन की आखिर जरूरत क्यों है, तो ये कह रहा है कि मल्टीपल प्रोसेसर में रिक्वेस्ट मेमोरी साइमल्टेनियसली, यानी मल्टीपल प्रोसेसर जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं मेमोरी को साइमल्टेनियसली, ठीक है। अगर हम आर्बिट्रेशन प्रिवेंट्स की बात करें तो कॉन्फ्लिक्ट एंड डेटा कॉर्पोरेशन यहाँ पे आता है, ठीक है। अब आता है आपका टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन, यानी कितने टाइप के आर्बिट्रेशन होते हैं। दो प्रकार के आर्बिट्रेशन यहाँ पे दिए गए हैं, पहला आपका है सेंट्रलाइज्ड आर्बिट्रेशन, दूसरा आपका डिस्ट्रीब्यूटेड आर्बिट्रेशन। तो सेंट्रलाइज्ड आर्बिट्रेशन की बात करें तो सिंगल कंट्रोलर डिवाइस बस एक्सेस, यहाँ पे क्या होता है, एक सिंगल कंट्रोलर डिवाइसेस जो बस डिसाइड करता है बस के एक्सेस को, ठीक है। और एडवांटेज ये है कि इसका डिजाइन सिंपल होता है, और डिसएडवांटेज ये है कि सिंगल पॉइंट फेलियर यहाँ पे हो पाता है, ठीक है, जो कि इसका डिसएडवांटेज है। क्लियर है। अगला हमारा आता है डिस्ट्रीब्यूटेड आर्बिट्रेशन। तो प्रोसेसर डिसाइड बस एक्सेस कलेक्टिवली, यानी जो प्रोसेसर है वो डिसाइड करेगा बस के एक्सेस को कलेक्टिवली, ठीक है। एडवांटेज ये कि ये रिलीवेबल होता है, और डिसएडवांटेज ये कि इसका जो कह सकते हैं कि डिजाइन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। अगला हमारा आता है इंटर प्रोसेसर कम्युनिकेशन, जिसे हम लोग आईपीसी कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोसेसर्स फॉर डेटा शेयरिंग एंड कोऑर्डिनेशन, यानी कम्युनिकेशन किनके बीच का कम्युनिकेशन, डेटा शेयरिंग और कोऑर्डिनेशन के बीच का जो कम्युनिकेशन है वो, ठीक है। अगर हम मेथड की बात करें आईपीसी के दो मेथड दिए गए हैं, शेयर्ड मेमोरी एंड मैसेज पासिंग, ठीक है। तो शेयर्ड मेमोरी कम्युनिकेशन कह रहा है कि प्रोसेसर कम्युनिकेट यूजिंग कॉमन मेमोरी, यानी जो प्रोसेसर है वो कम्युनिकेट करेगा किसके द्वारा, एक कॉमन मेमोरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। दूसरा हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड, सॉरी ये वही चीजें हैं, वही है ये, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। मैसेज पासिंग दूसरा हमारा है 18 नंबर पॉइंट। मैसेज पासिंग का मतलब क्या होता है, प्रोसेसर एक्सचेंज मैसेजेस डायरेक्टली, यानी जो प्रोसेसर है वो डायरेक्टली मैसेज को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। अगला हमारा टॉपिक है सिंक्रोनाइजेशन का। तो डेफिनेशन कह रहा है कि कोऑर्डिनेशन अमंग प्रोसेसर टू इंश्योर करेक्ट एग्जीक्यूशन, यानी कोऑर्डिनेशन किसके अमंग, प्रोसेसर के अमंग, जो इंश्योर करता है करेक्ट एग्जीक्यूशन को, ठीक है। अगर हम नीड की बात करें कि आखिर सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत क्यों है, तो ये प्रिवेंट करता है डेटा के इनकंसिस्टेंसीज को और रेस कंडीशन को, ठीक है। अगर हम सिंक्रोनाइजेशन टेक्निक की बात करें तो यहाँ पे सीमाफोर, म्यूटेक्स एंड लॉकिंग मैकेनिज्म आता है, ठीक है। तो सीमाफोर जो है एक प्रकार का स्पेशल वेरिएबल होता है जो यूज होता है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के अंदर, ठीक है। म्यूटेक्स की बात करें तो ये केवल यानी ओनली वन प्रोसेसर एक्सेस क्रिटिकल सेक्शन एट ए टाइम, यानी केवल एक ही प्रोसेसर जो है वो क्रिटिकल सेक्शन को एक टाइम पे एक्सेस करेगा, ठीक है। अगला हमारा आता है क्रिटिकल सेक्शन, यानी ये पार्ट ऑफ प्रोग्राम होता है जो एक्सेस करता है शेयर्ड रिसोर्सेज को, ठीक है। अगला हमारा आता है रेस कंडीशन। तो रेड कंडीशन कह रहा है कि अकर्स व्हेन मल्टीपल प्रोसेसर एक्सेस शेयर्ड डेटा साइमल्टेनियसली, यानी ये अकर होता है कब, जब मल्टीपल प्रोसेसर शेयर्ड होते हैं, डेटा को शेयर करते हैं साइमल्टेनियसली, ठीक है। अगर हम मेमोरी की बात करें इन द मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, तो कह रहा है कि मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर, यानी जो मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन है वो किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, फास्ट कम्युनिकेशन के लिए, डेटा कंसिस्टेंसी के लिए, ठीक है। अगर हम टाइप ऑफ मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, यानी मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन कितने टाइप के होते हैं,
तो दो प्रकार के यहाँ पे दिए गए हैं। पहला आपका है शेयर्ड मेमोरी, दूसरा आपका है डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी। शेयर्ड वही जो कि हम शेयर करके चीजों को चलते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटेड जो बांट के चलते हैं, कि नहीं। अगला हमारा आता है कैचे कोहेरेंस प्रॉब्लम। तो ये कब अकर होता है, जब आपके मल्टीपल कैचेस कंटेंट करते हैं डिफरेंट कॉपीज ऑफ सेम डेटा टाइप को, ठीक है। अगर हम कैचे के कोहेरेंस सॉल्यूशन की बात करें तो प्रोटोकॉल को हम यूज करेंगे तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे प्रोटोकॉल आपका MESI प्रोटोकॉल हो गया, स्नोपी प्रोटोकॉल हो गया, ठीक है। अगला हमारा कंसेप्ट ऑफ पाइपलाइनिंग। पाइपलाइनिंग का कंसेप्ट दिया गया, कह रहा है कि टेक्निक वेयर मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट साइमल्टेनियसली इन डिफरेंट स्टेजेस, यानी वे टेक्निक जहां पे मल्टीपल इंस्ट्रक्शन जो है वो साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट होंगे अलग अलग स्टेजेस में। पाइपलाइन एनालॉजी की बात करें तो ये सिमिलर होता है टू द असेंबली लाइन इन फैक्ट्री। और पाइपलाइन स्टेजेस की हम बात करें तो फेच होता है, उसके बाद डिकोड, फिर एग्जीक्यूट, फिर मेमोरी एक्सेस, फिर आपका राइट बैक। ओके, अब यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है, जैसे कि आप इंस्ट्रक्शन 1 को देख सकते हैं जिसमें फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट होगा। इंस्ट्रक्शन 2 में आपका फेच, डिकोड होगा, उसके बाद एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे थोड़ी सी चीजें मैं करेक्ट कर दूं जी, चलिए ठीक है। इंस्ट्रक्शन 3 में आपका फेच होगा, फिर डिकोड होगा, फिर एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है पाइपलाइनिंग की, तो ये इंक्रीज करता है थॉटपुट को, ये फास्टर एग्जीक्यूशन कैरी करता है, बेटर CPU यूटिलाइजेशन इसके पास होता है। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो इसका हार्डवेयर कॉम्प्लेक्स होता है, पाइपलाइन हजार्ड्स होते हैं और सिंक्रोनाइजेशन इशू इसमें हो पाता है, ठीक है। पाइपलाइन हजार्ड्स की बात करें तो ये 3 प्रकार के दिए गए हैं। पहला आपका आता है स्ट्रक्चरल हजार्ड, दूसरा आपका है डेटा हजार्ड, तीसरा आपका है कंट्रोल हजार्ड। ओके, तो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चरल हजार्ड की बात करें तो ये कब अकर होता है, जब आपके हार्डवेयर रिसोर्सेज इनसुफिशिएंट हो। डेटा हजार्ड क्या होता है, ये अकर होता है जब किसके कारण, ड्यू टू द डिपेंडेंसी बिटवीन इंस्ट्रक्शन, यानी इंस्ट्रक्शन के बिटवीन जो आपका डिपेंडेंसी होता है उसके कारण। और कंट्रोल हजार्ड जो है वो अकर होता है क्योंकि जो ब्रांच इंफॉर्मेशन होता है उसके कारण, ठीक है। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया गया है स्पीड अप का इन द पाइपलाइन। स्पीड अप का फॉर्मूला होता है नॉन पाइपलाइन एग्जीक्यूशन टाइम अपॉन पाइपलाइन एग्जीक्यूशन टाइम, यानी पाइपलाइन एग्जीक्यूशन टाइम नीचे रहेगा और नॉन पाइपलाइन एग्जीक्यूशन टाइम आपका ऊपर रहेगा, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा है वेक्टर प्रोसेसिंग। क्या होता है वेक्टर प्रोसेसिंग, तो पॉइंट दिया गया है, कह रहा है कि वेक्टर प्रोसेसिंग परफॉर्म ऑपरेशन ऑन मल्टीपल डेटा एलिमेंट साइमल्टेनियसली, यानी जो वेक्टर प्रोसेसिंग जो है वो परफॉर्म करता है ऑपरेशन को मल्टीपल डेटा एलिमेंट्स पे साइमल्टेनियसली, ठीक है। ओके, अब आता है वेक्टर प्रोसेसर। तो कह रहा है कि प्रोसेसर्स वेक्टर्स इंस्टेंट ऑफ सिंगल डेटा, यानी ये सिंगल डेटा पे काम करता है। जैसे ए में आपका दिया है 1 2 3, बी में आपका दिया है 4 5 6, तो ऐड हम करेंगे तो आपको पता है कि 4 और 5 कितना होगा, और 4 और 1 कितना होगा 5, 5 और 2 7, और 6 और 3 9 हो जाएगा। तो ये आपका क्या बन गया, एक सिंगल बन गया, ठीक है। एडवांटेज क्या है वेक्टर प्रोसेसिंग का, तो हाई स्पीड, एफिशिएंट फॉर द साइंटिफिक कंप्यूटेशन एंड पैरेलल ऑपरेशन, ठीक है। कहाँ यूज होता है, तो ये वेदर फोरकास्टिंग के अंदर, ग्राफिक्स के अंदर, एंड जो साइंटिफिक सिमुलेशंस होते हैं उनके अंदर यूज होते हैं, ठीक है। अगला हमारा आता है एरे प्रोसेसिंग। क्या होता है एरे प्रोसेसिंग भाई, तो कह रहा है कि एरे प्रोसेसर परफॉर्म सेम ऑपरेशन ऑन मल्टीपल डेटा आइटम साइमल्टेनियसली, यानी जो एरे प्रोसेसर है वो परफॉर्म करते हैं सेम ऑपरेशन को मल्टीपल जो डेटा होते हैं उन पे साइमल्टेनियसली, ठीक है। और अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ऊपर आपका कंट्रोल यूनिट होगा, उसके बाद नीचे में आपका प्रोसेसिंग एलिमेंट एरे होंगे, ठीक है। अब डिफरेंस दिया गया है बिटवीन द वेक्टर एंड द एरे प्रोसेसिंग। तो वेक्टर प्रोसेसिंग जो है वो यूज करता है वेक्टर इंस्ट्रक्शन को, ये यूज करता है मल्टीपल प्रोसेसर को, ठीक है। सिक्वेंशियल वेक्टर ऑपरेशन ये होता है, ये आपका पैरेलल ऑपरेशन होता है, ये सिंगल प्रोसेसर कैरी करता है, ये मल्टीपल प्रोसेसिंग एलिमेंट कैरी करता है, ठीक है। चलिए अब हमारा अगला आता है रिस्क। रिस्क स्टैंड फॉर द रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। तो ये यूज करता है स्मॉल एंड सिंपल इंस्ट्रक्शन सेट को। अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सिंपल इंस्ट्रक्शन कैरी करता है, ये फिक्स्ड इंस्ट्रक्शन लेंथ होता है इसका, फास्ट एग्जीक्यूशन कैरी करता है, और इसमें क्या होते हैं लार्ज नंबर ऑफ रजिस्टर्स होते हैं। अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो फास्टर परफॉर्मेंस का होता है, सिंपल हार्डवेयर इसका होता है, और ये एफिशिएंट पाइपलाइनिंग कैरी करता है। जैसे इसका जो यूज है आर्म के अंदर, स्पार्क के अंदर, MIPS के अंदर, ठीक है। अगला हमारा आता है सिस्क। सिस्क स्टैंड फॉर द कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। तो ये यूज करता है लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट को। अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसका जो इंस्ट्रक्शन है कॉम्प्लेक्स होता है, वेरिएबल इंस्ट्रक्शन लेंथ इसका होता है, फीवर रजिस्टर इसके पास होते हैं, और मल्टीपल एड्रेसिंग मोड्स इसमें होते हैं। अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो ये रिड्यूस करता है प्रोग्राम के साइज को, पावरफुल इंस्ट्रक्शन कैरी करता है ये, और इसका जो प्रोग्रामिंग है वो ईजियर होता है। जैसे एग्जांपल हम बात करें इंटेल x86 एंड वैक्स जो है वो इसके एग्जांपल्स हैं। अब हमारा आता है डिफरेंस बिटवीन रिस्क एंड सिस्क, क्योंकि कई बार एग्जामिनेशन में पूछ दिए जाते हैं। तो ये जो है आपका सिंपल इंस्ट्रक्शन होता है, ये कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन होता है।
इसका लेंथ फिक्स होता है, इसका लेंथ वेरिएबल का लेंथ होता है, ये फास्टर होता है, ये स्लोअर होता है, यहाँ पे काफी ज्यादा रजिस्टर्स होते हैं, यहाँ पे कम रजिस्टर होते हैं, यहाँ पे पाइपलाइनिंग इजी होता है, यहाँ पे डिफिकल्ट पाइपलाइनिंग होता है। ठीक है, अगर हम अगले टॉपिक की बात करें तो मल्टी कोर प्रोसेसर आता है। तो ये प्रोसेसर जो कंटेंट करता है मल्टीपल कोर्स को इन द सिंगल चिप। ठीक है, और हर एक कोर जो है वो एक्ट करता है एक इंडिपेंडेंट सीपीयू के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर हम एडवांटेजेस की बात करें मल्टी कोर प्रोसेसर की, तो पैरेलल एग्जीक्यूशन होता है ये, बेटर मल्टीकास्टिंग एंड लो पावर कंजम्पशन एंड हाई परफॉर्मेंस कैरी करता है ये। ठीक है, अगला हमारा आता है इंटेल मल्टी कोर प्रोसेसर। तो यहाँ पे जैसे आपका कोर i3, i5, i7, i9 ये आपके क्या है इंटेल के कोर्स हैं। ठीक है, अगर हम फीचर्स की बात करें इंटेल प्रोसेसर की, तो हाइपर थ्रेडिंग होता है ये, और टर्बो बूस्ट और मल्टी लेवल कैचे और हाई परफॉर्मेंस इसका होता है। ओके, उसके बाद आपका आता है AMD मल्टी कोर प्रोसेसर। तो इसका एग्जांपल दिया गया AMD Ryzen 3, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, Ryzen 9, ये आपके क्या है अलग अलग मल्टी कोर प्रोसेसर्स हैं। अगर हम इसके फीचर्स की बात करें AMD प्रोसेसर की, तो मल्टी कोर आर्किटेक्चर होता है ये, साइमल्टेनियस मल्टीकास्ट थ्रेडिंग होता है ये, हाई कैचे मेमोरी कैरी करता है और पावर एफिशिएंसी इसके पास होता है। अब हमारा आता है डिफरेंस बिटवीन इंटेल एंड AMD। तो इंटेल आपका जो है हायर सिंगल कोर परफॉर्मेंस कैरी करता है, ये आपका बेटर मल्टी कोर वैल्यू कैरी करता है, ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है, लो कोर यहाँ पे लोअर कोर काउंट होता है, यहाँ पे हायर कोर काउंट होता है, ये वाइडली यूज होते हैं, ये गेमिंग फ्रेंडली होते हैं। ठीक है, अगर हम फ्लाइंस क्लासिफिकेशन की बात करें, तो ये जो क्लासिफिकेशन होता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर का वो होता है। अगर हम इसके टाइप की बात करें तो 4 टाइप आपको दिख रहे होंगे, SISD, SIMD, MISD, MIMD। ठीक है, तो SISD आपका सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा होता है, जो कि ट्रेडिशनल कंप्यूटर सिस्टम में यूज होते हैं, और सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा जो है वो यूज होता है वेक्टर प्रोसेसिंग के अंदर, एंड मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा जो है वो यूज होते हैं मल्टी प्रोसेसर सिस्टम के अंदर। उसके बाद आपका है थॉटपुट, जिसमें नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होते हैं पर यूनिट टाइम के अकॉर्डिंग, और पैरेलल प्रोसेसिंग मल्टीपल टास्क जो है वो एग्जीक्यूट होते हैं साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों फाइनली हमने इस सब्जेक्ट को कंप्लीट किया, और इस सब्जेक्ट का लास्ट यूनिट का लास्ट जो क्वेश्चन है आपके सामने दिया गया है। आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा, इस यूनिट का टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अच्छी तरीके से इनको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिखाइए हमारे इस सीरीज को, ताकि जल्दी हम लोग अगले कंटेंट के साथ अगले सब्जेक्ट के साथ मिले। ओके, तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।